3 2 1 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारा सेकंड डे का हमारा प्लान क्या था। हमने सोचा था कि इंशाल्लाह चैप्टर 1 शुरू करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का यूनिट 1 आपको क्या बता रहा है? एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। यूनिट 1 में तो तकरीबन डेफिनेशंस वगैरह की बात हो रही है। फास्ट मोड में ज़रा डेफिनेशंस देख लेते हैं। हमारे पास किस किस चीज़ की डेफिनेशन गिवन है? एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड वेरिएबल्स और साथ ऑपरेशन सिंबल्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं। ऑपरेशन सिंबल्स क्या होते हैं? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह, उन सिंबल्स की बात हो रही है। और प्लस के आगे और पीछे जो मुख्तलिफ टर्म्स डिवाइड हो जाती हैं, दैट इज कॉल्ड टर्म। लाइक फॉर एग्जांपल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 5 + 7, प्लस से पहले भी एक टर्म है, प्लस के बाद भी एक टर्म है, जबकि जो प्लस और डिवाइड वगैरह हैं ये ऑपरेशन है। उसके बाद आपको पोलिनोमियल के बारे में बताया गया कि एक से ज़्यादा जो आपके पास टर्म्स होती हैं किसी एक सेंटेंस में, एक लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा कट के आ रहा है हमारा प्रोजेक्टर, थोड़ा सा यहाँ 2x है। ये 2x एक मोनोनोमियल है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऑपरेशन से पहले और बाद वाला सीन नहीं है, ऑपरेशन एक ही है 5x, तो हमने कहा मोनोनोमियल है। उससे नेक्स्ट आपके पास आया 2x + 3y। ऑपरेशन के लेफ्ट साइड पे एक टर्म है, ऑपरेशन के राइट साइड पे एक टर्म, हमने कह दिया ये बाइनोमियल है। इसी तरह अगर 3 आपके पास आ जाती हैं टर्म्स, उसे आप कहते हैं ट्राइनोमियल। उसके बाद और क्या चल रहा है उसमें हमें बताया गया कि हम यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस हम सवाल बना के सॉल्व कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बुक ने आपको पहली एग्जांपल दी कि कोई होटल है जो कि आपसे x पर पर्सन, x कोई अमाउंट है, x कोई किराया है जो कि वो पर पर्सन चार्ज करता है होटल, और उस होटल में 25 लोग जो हैं वो स्टे करने चले गए। अब टोटल बिल कितना बनेगा? अब हमें x नहीं गिवन, हमें नहीं पता वो होटल महंगे वाला है, लाखों चार्ज करेगा, या वो होटल सस्ता वाला है, वो हज़ारों चार्ज करेगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ x गिवन होता तो हम निकाल सकते थे कि उन 25 लोगों का कितना खर्चा हुआ। अब हमारे पास क्लियर स्पेस है, हम अपनी मर्जी से x अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं। मैंने अज्यूम किया बहुत ही सस्ता कोई होटल था, 100 रुपए x आपका था, तो 25 × x 2500 आपके पास आ गया, 25 लोगों का खर्चा। अगर मैं अज्यूम करूं कि जरा अच्छे वाला होटल था, उसका किराया x जो था वो 1000 था, तो 25 × 1000 25,000 का टोटल खर्चा कर लिया उन 25 लोगों ने। और अगर मैं कहूं कि वो होटल यूरोप के किसी इलाके में था, बहुत ही महंगा था, अगर पैसों को कन्वर्ट करें डॉलरों वगैरह में तो वो 1 लाख रुपए के बराबर बनते हैं। तो हम x अज्यूम क्या करेंगे? 1 लाख, 1 लाख × 25 25 लाख, तो आपका 25 लाख का 2.5 मिलियन का खर्चा हो गया। तो हम ये तीनों बातें हमने किस तरह से कैलकुलेट की? सिर्फ एक एक्सप्रेशन के थ्रू जो कि आपके सामने था 25x। तो एक 25x से हमने 3 तरह के सवाल खड़े खड़े ज़बानी सॉल्व करने की कोशिश की। आगे चलते हैं। आगे उसने आपको बताया कि एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में क्या फ़र्क है। तो अगर एक्सप्रेशंस के बीच में = वाला साइन आ जाए तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 3x = 15, ये एक एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है? ये एक अदर इक्वेशन है, इसमें = वाला साइन आ गया। इसी तरह अगर हम और बात करें 2x + 3y = 15, ये भी एक इक्वेशन है, = वाला साइन आ रहा है। = की एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। इसी तरह 2x + 3y + z = 54, ये भी आपके पास है मैथमेटिकल इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। आगे चलते हैं। इक्वेशंस में क्या कुछ होता है भाई? इक्वेशंस में 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है आपके पास, खैर 3 तरह की, 2 तरह की, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होते हैं? अभी पिछले पेज में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी, 5x + 2y। तो 5x + 2y अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, या चलो वो तो आगे वो देख लेंगे, फिलहाल बात करते हैं डेफिनेशन की। वेरिएबल होता क्या है? पिछले पेज पे भी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था 25x, x वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? मुझे नहीं पता x क्या है। x एक समंदर है जो जिसमें कुछ भी हो सकता है। x 1 भी हो सकता है, x 100 भी हो सकता है, x 1000 भी हो सकता है, x 1 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो x जो चीज़ हमें नहीं पता वो वेरिएबल है। x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। वेरिएबल की टाइप्स क्या होती हैं आगे जाके देख लेंगे। फिलहाल हमें इतना पता है कि अगर आपके सामने लिखा हो 3x + 2y = फलाना, तो हमें जो चीज़ नहीं पता x क्या है, फिलहाल मुझे नहीं पता, मैं कैलकुलेट करने के काबिल हूँ, लेकिन देखने में हमें नहीं पता लग रहा है x क्या है, तो वो जो चीज़ अननोन है वो हमारा वेरिएबल है। इसी तरह कांस्टेंट, अगर हम लिखेंगे 5x + 10 = 25, अच्छा ये 10
बेचारा अकेला है, ना उससे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे कुछ डिवाइड हो रहा है। तो ये जो अकेला वाला नंबर होता है जो कि हमें सवाल में नजर आ रहा है, लिखा है कि 5x + 10, ये 10 कौन है, क्यों है? इस 10 को हम कहेंगे कांस्टेंट, वो चीज जो किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, बस प्लस माइनस हो रही है किसी वेरिएबल के साथ, उससे हम कहते हैं कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हमारे पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, डस्टर कहाँ है, बोरा नहीं जी, ये जो मेरे आने से पहले जो है BWCS की क्लास हुई थी उसके मैं नामो निशान मिटा रहा हूं, अब यहाँ QM किया जाएगा। हमने कहा कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड तरीन फॉर्म होती है y = क्या लिखा है आपके पास, लिखा है x + c या bx + c कह लें। अब इसमें हम वेरिएबल्स ढूंढते हैं, कांस्टेंट्स ढूंढते हैं। हमारे पास y कोई वेरिएबल है जो मुझे नहीं पता, x कोई वेरिएबल है जो मुझे नहीं पता, कांस्टेंट कोई नंबर है जो कि हमें गिवन होगा। लाइक ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसके एग्जांपल अगर हम लिखें, हम कहें y = 2x + 12। अब ये नंबर्स मैंने ज्यूम कर लिए, ये जो चीज, ये जो वेरिएबल के साथ लगी हुई है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट वो जो कि वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर, जबकि 12 एक कांस्टेंट है। 12 बेचारा इस दुनिया में अकेला है, इसके साथ कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये प्लस माइनस हो रहा है। तो इस इक्वेशन को देख के हमने पहचाना कि x वेरिएबल, 2 कोएफिशिएंट और 12 आपका है कांस्टेंट। आगे चलते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ही पढ़ लिया था कि डिग्री उस किसी एक इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर होती है, raised-2 अगर किसी इक्वेशन में आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने माशाल्लाह से कल भी पढ़ा था। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की, वो वाली इक्वेशंस जिसमें raised-1 से बात आगे ना जाए, raised-1 आपकी मैक्सिमम हो। ये जो हम इक्वेशन की बात करें इसकी डिग्री क्या है, x⁻1 है, मतलब कुछ ना लिखा हो तो 1 कंसिडर होता है। तो हमने कहा कि हमारे सामने लीनियर इक्वेशन की एक एग्जांपल जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ये लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, बुक ने हमें और एग्जांपल्स बताई, लाइक फॉर एग्जांपल 5x² y³ + 8x - 5 की डिग्री क्या है। अच्छा, शुरू में लिखा है 7xy7, इस तरह लिखा है। बता दें इस इक्वेशन की आगे डिग्री क्या है, तो y वाला 7 + x का 1 जो हमें नजर नहीं आ रहा, हम कहेंगे कि इसकी डिग्री 8 है। 7 + इसका 1 जो कि इनविजिबल है। हमने कहा यहां से ऑनवर्ड जो इक्वेशन है इसकी डिग्री पॉलिनोमियल 8 है। इसी तरह उससे अगली एग्जांपल है आपके पास 8x³ + 6x² + 3x = 0। इसमें आपके पास डिग्री क्या है देख लेते हैं, 8x³ raised-3। हमने कहा इस जो इक्वेशन है उसकी डिग्री जो है वो 3 है। तो वंस अगेन हमें वापस आए अपने टॉपिक की तरफ। उसने कहा फर्स्ट डिग्री और लीनियर इक्वेशंस। हम चैप्टर 1 में लीनियर इक्वेशंस के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। और अगला कॉन्सेप्ट उसने हमें इस पेज पे क्या दिया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो क्या होता है, हमारे सामने ये इक्वेशन लिखी y = 2x + 12। इसमें दो तरह के वेरिएबल्स तो हैं, नजर आ रहा है हमें, एक y एक x। मैं कैसे मानूं कि कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है, तो जरा अल्फाज पे गौर करें। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट आजाद, डिपेंडेंट मजबूर। मैं समझाने के लिए आपको बताता हूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके अमाल और डिपेंडेंट वेरिएबल उन अमाल का जो नतीजा निकलता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट किसी गए, उसने आपसे पूछा हाँ भाई कितनी प्लेटें, आपने कहा यार ले आओ 2 प्लेटें। अब आपके अमाल, आपने उससे कहा मुझे 2 प्लेटें ला दो, आप 1 प्लेट भी खा सकते थे, आपने 2 मंगाई। तो कल को जब वो, कल को तो नहीं, थोड़ी देर बाद जब वो बिल लेके आएगा तो वो अगर 1 प्लेट 500 रुपए की थी तो वो बिल आपको 1000 रुपए का बना के देगा। तो आपने 2 प्लेटें मंगवाई, आपके अमाल थे कि आपने 2 प्लेटें मंगवाई। आपने उससे ये नहीं कहा कि यार मुझे 1000 रुपए का बिल बना दो, आपने उससे कहा मुझे 2 प्लेटें खानी है। बिल आपके अमाल का नतीजा था कि वेटर ने कहा कि तुमने 2 प्लेटें खाई हैं, 1 प्लेट 500 रुपए की थी, तुम्हारा बिल बन गया 1000 रुपए। तो अब आते हैं इसकी तरफ, कौन सी चीज है जो कि हमारे अमाल है। भाई x हमारे हाथ में, मेरा दिल चाहे तो मैं x0 ज्यूम कर लूं, मेरा दिल चाहे तो मैं x1 ज्यूम कर लूं, या सवाल हमें बताए कि x फलाना है x फलाना है, तो उस हिसाब से हमारा जो है y
कैलकुलेट हो जाएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की होपफुली आपको समझ आ रही होगी। वो चीज जिसके ऊपर y डिपेंड करता है, वो चीज जो हम खुद आगे पीछे कर सकते हैं। अगर 5 गिवन है तो उसकी जगह 4 भी अज्यूम कर सकते हैं, 6 भी अज्यूम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमारा y चेंज होता चला जाएगा। तो वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो उसका नतीजा निकलता है y, दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और इस लाइन में बुक ने हमें बताया स्लोप ऑफ द लाइन। आगे जाके हम जब ग्राफ्स वगैरह देखेंगे उसमें हम देख रहे होंगे कि लाइन इक्वेशन की जो होती है, लीनियर इक्वेशन की जो लाइन होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये लाइन कितनी कोई सीधी है, कितनी कोई टेढ़ी है, इसे हम कहते हैं स्लोप। आगे जाके स्लोप कैलकुलेट भी हम करना सीखेंगे। बुक इस पेज पे हमें बता रही है कि जो कोएफिशिएंट x के साथ लगा होता है ये आपकी होती है स्लोप। अगर ये स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ये तरक्की हो रही है, स्लोप नीचे से ऊपर जा रही है। और अगर ये स्लोप खुदा ना खास्ता यहाँ लिखा होता y इज इक्वल टू -2x + 12, तो हमारी स्लोप कुछ इस किस्म की होती है कि ऊपर से नीचे जा रही होती। तो स्लोप हमने एक हल्की सी एक नजर देखी, आगे स्लोप पे बड़ी और डिस्कशन होनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आते ही साथ एग्जांपल। एक स्टूडेंट को मिलते हैं 2 नंबर जब वो एक सवाल सही सॉल्व करता है। अच्छा, एक्सप्रेस टोटल स्कोर इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। ऐसा करें, इस बात की मैथमेटिकल इक्वेशन बना दें अगर उससे बोनस स्कोर मिला 6 नंबर का कंप्लीटिंग द जो है टेस्ट ऑन टाइम। उसने कहा इक्वेशन बना दें स्टूडेंट के मार्क्स की। 2 नंबर उसे मिलेंगे अगर वो एक सवाल सही सॉल्व कर लेता है, और 6 नंबर उसे इसलिए मिल गए क्योंकि उसने टेस्ट जो था वो टाइम पे पूरा कर लिया था। हमें इक्वेशन बनानी है। मैं क्या चाहता हूं, मुझे स्टूडेंट का स्कोर पता लगे। y डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस स्टूडेंट के अमाल का नतीजा है कि y उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, इज इक्वल टू x। मुझे नहीं पता उस स्टूडेंट ने कितने सवाल सही सॉल्व किए। क्या पता उस टेस्ट में 10 सवाल उसने 10 के 10 ठीक सॉल्व किए हो। क्या पता वो बेकार स्टूडेंट हो, उसने 10 में से एक भी सही सवाल सॉल्व ना किया हो। तो एक्स मुझे नहीं पता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मुझे कुछ और पता है। मुझे ये पता है कि एक सवाल सही सॉल्व करने से 2 नंबर मिलेंगे। मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 2x प्लस सवाल ने यह भी कहा है कि अगर वो टाइम पे पेपर कर लेता है तो उसे 6 नंबर मिलेंगे, बल्कि उसने ये लिखा है कि उसे 6 नंबर मिल चुके क्योंकि उसने टाइम पे पेपर किया था। मैंने लिख दिया +6। वो एक सवाल सही सॉल्व करे, वो 10 के 10 सवाल सही सॉल्व करे, 6 नंबर तो उसे मिल ही गए। तो अगर मैं x0 ज्यूम करूं, उस स्टूडेंट के कितने नंबर आएंगे? 6 0 2x 2 मल्टीप्लाई बाय x 0, तो 2 0 0 +6। अगर उसने एक भी सवाल सही सॉल्व नहीं किया उसके फिर भी 6 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अज्यूम करें बहुत कमाल स्टूडेंट था, 10 सवाल थे टेस्ट में, उसने 10 के 10 सही सॉल्व कर लिए, x की जगह लिखा जाएगा 10, 2 10 20 +6, उसके 26 मार्क्स आएंगे। तो इस सवाल में हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन थे उसके बेसिस पे हम सिर्फ इक्वेशन बना सकते थे और हमने बना ली। लेट्स सी बुक ने क्या आंसर निकाला। बुक ने भी आंसर यही निकाला कि 2x + 6 इज इक्वल टू y, जो कि हमने निकाला है। अब x जो भी है, सवाल ने हमें नहीं बताया, सवाल ने हमसे कहा इक्वेशन बना दो, हमने इक्वेशन बनाई जो कि बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बता दें कौन सी वाली इक्वेशन जो है वो नॉट लीनियर है। अब y इज इक्वल टू 2x - 5, y इज इक्वल टू 2x - 5, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है भला? 1। तो ये तो लीनियर होगी। आगे चलते हैं। x - y डिवाइडेड बाय x + 20 इज नॉट इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर 1। अभी भी आपके पास 1 है। तीसरी y इज इक्वल टू 2x, डिग्री क्या है? 1। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है? भाई तीनों लीनियर है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है। ये था हमारा यूनिट 1। बहुत टाइम पड़ा है, लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 2 में आते ही साथ आपको एक बड़ा सा डायग्राम दिखाई गई। ये क्या चल रहा है? आपके पास एक अदद x एक्सिस है, ये रहा, और आपके पास एक अदद y एक्सिस है, ये रहा। अब इस एक्सिस के ऊपर कहीं भी अगर मैं कोई पॉइंट लगा दूं, लाइक फॉर एग्जांपल बुक ने आपको दिखाया हुआ है a 10,15, ये इसका एड्रेस है कि इस पूरे स्पेस में ये पॉइंट कहां एग्जिस्ट कर रहा है, कहां पाया जा रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल तसल्ली करते हैं क्या वाकई a 10,15 है कि नहीं। लेट्स सी कि x एक्सिस पे कितना कोई किधर पाया जा रहा है। हमने यहां से जाके देखा x यहां 5 है, यहां 10 है। हाँ यार, यहां वाकई x 10 है। इसका आधा एड्रेस तो ठीक है, बाकी आधा एड्रेस ट्राई करते हैं।
वाई एक्सेस पे इसकी पोजीशन क्या है, 5, 10, 15, 15, हाँ ये एक्स एक्सेस पे 10 और वाई एक्सेस पे 15 पे पाया जा रहा है। हमने कहा हाँ यार इसका एड्रेस ठीक है। अगर मैं इधर कोई पॉइंट लगा दूं, समझे मैंने इधर उंगली रखी, मैंने कहा कोई मुझे इस पॉइंट का एड्रेस बता दे, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा एक्स एक्सिस पे इसका क्या एड्रेस है, -5, -10, 15, -15 और वाई एक्सिस क्या है, +15। हमने कहा कि इस पॉइंट का यहां जो मैंने उंगली रखी थी इसका एड्रेस था -15, 15। अब आंखें बंद करके आप यहां कहीं भी उंगली रख दें, आप उसका एड्रेस निकाल पाएंगे। किस तरह, बेस्ड ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो नंबर लिखे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो नंबर लिखे हैं। अब यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये जो बीच में एक पॉइंट है जहां बड़ा सा 0 लिखा है, यहां से सीधे हाथ पे जाएं तो x पॉजिटिव हो जाता है, यहां से उल्टे हाथ पे जाएं तो x नेगेटिव हो जाता है। हमने कहा ठीक है। एक और चीज हमें नजर ये आ रही है कि y इस पॉइंट से जहां बड़ा सा 0 लिखा है इससे ऊपर जाएं तो आपका y पॉजिटिव हो जाता है, इससे नीचे जाएं तो आपका y नेगेटिव हो जाता है। ये जो बीच वाला पॉइंट है जहां x भी 0 है, y भी 0 है, ना कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है, इससे हम कहते हैं ओरिजिन। तो ओरिजिन से चीज कितनी दूर है हम ये मेजर कर रहे होते हैं। एक और चीज, यहां लिखा है क्वाड्रेंट 1, यहां लिखा है क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। उल्टी जो है वो घड़ी वो चली है, इस तरह से हम उल्टा टाइम चला के आ रहे हैं। तो क्वाड्रेंट 1 इधर से शुरू होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब क्वाड्रेंट्स का मकसद क्या है, क्वाड्रेंट्स हमें ये बता सकते हैं कि कोई जो डॉट है वो किस क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, बेस्ड ऑन कि x आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसी डॉट की बात करूं, ये क्वाड्रेंट 1 में पाया जा रहा है, चेक करें यहां x की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं और यहां y की वैल्यूज भी पॉजिटिव हैं। क्वाड्रेंट 2 में ऐसा नहीं होगा, क्वाड्रेंट 2 में जरूर कुछ नेगेटिव होगा। लेट्स सी, क्वाड्रेंट 2 में मैंने यहां उंगली रखी, आप लोगों ने मुझे बताया कि इसका x कोऑर्डिनेट है -15 और y कोऑर्डिनेट है +15। कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 1 में दोनों चीजें पॉजिटिव थी, यहां आपका x नेगेटिव हो गया। इसी तरह चलते हैं क्वाड्रेंट 3 में, यहां मैंने उंगली रखी, क्या चल रहा है, x एक्सिस आपका है -15 और y एक्सिस आपका है -15, दोनों चीजें नेगेटिव हैं। और फाइनली मैंने चौथे क्वाड्रेंट में उंगली रखी, ये x आपका है 15, y आपका है -15, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो अगर ये शेप आप याद कर लें तो आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि Q1 में क्या चीज पॉजिटिव होती है, Q चीज में क्या चीज नेगेटिव होती है। बस दिमाग में ये इमेजिन करें कि बीच में ओरिजिन है, चले मैं बनाता हूं जबानी, बीच में ओरिजिन है जहां सब कुछ 0 है, यहां से ऑनवर्ड्स आपका x पॉजिटिव है, यहां से ऑनवर्ड्स आपका x नेगेटिव है, यहां आपका y पॉजिटिव है, यहां आपका y नेगेटिव है। तो अब यहां क्या होगा, दोनों चीजें पॉजिटिव, यहां क्या होगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहां क्या होगा दोनों चीजें नेगेटिव, और क्या होगा x पॉजिटिव और y नेगेटिव। एमसीक्यू इस तरह के आ सकते हैं कि कोई पॉइंट है -15, -15, बता दो कौन से क्वाड्रेंट में ये पाए जा रहे हैं। डायग्राम आपको वहां को नहीं दिखाई जाएगी, डायग्राम आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो आप कहेंगे अच्छा दोनों चीजें नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, जरूर ये क्वाड्रेंट 3 में पाया जा रहा होगा। क्वाड्रेंट हम कैसे याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये तो थे हमारे 4 क्वाड्रेंट्स। बुक ने हमें चारों बातों में लाइनों के थ्रू बताई हुई है कि x नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव होगा तो क्वाड्रेंट 2 है। हमने कहा भाई इस तरह का रट्टा हमने कोई नहीं लगाना, हमें डायग्राम याद हो जाए तो हम आराम से बता देंगे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज पाई जा रही है। इसके अलावा क्वाड्रेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारी पैराग्राफ मैंने आपको उर्दू में तर्जुमा करके बता दिया कि क्वाड्रेंट्स हम किस तरह निकालते हैं। एंड पे 2 अदद आपके पास क्या है, फॉर्मूलाज गिवन है, वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे करके दिखा देता हूं। उधर ही है डस्टर। फॉर्मूलाज, यूनिट 2 ने आपको कौन कौन सा फॉर्मूला दिखाया। सबसे पहले तो आपको बता रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या चल रहा है, ये x कौन है, ये x1 कौन है, ये x2 कौन है। इक्वेशन, ये फॉर्मूला इसलिए काम आएगा ताकि आप एक इक्वेशन बना सकें जो 2 पॉइंट्स को आपस में जो है वो ज्वाइन कर सके। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट था 15
कॉमा 15, इससे एक लाइन निकलती है जो कि लाइक हम बनाए भी अगर लें 15 15 यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि दोनों चीजें पॉजिटिव है। मैंने एक और पॉइंट इमेजिन किया, ये यहां आपका x क्या है, यहां आपका x नेगेटिव है, यहां आपका y भी नेगेटिव है। एक और कोई पॉइंट था -15 कॉमा -15। अब अगर मैं चाहता हूं कि कोई मुझे उस लाइन की इक्वेशन बना दे जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान से गुजरती है, ये वाला पॉइंट 15,15, ये वाला पॉइंट -15 -15, इनके दरमियान से जो लाइन गुजरती है उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इस फॉर्मूले के थ्रू बनेगी। मैंने अगर इससे x1 और y1 कंसिडर किया तो ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, y माइनस y1, y1 क्या था 15, लेकिन हाँ ठीक है पॉजिटिव 15 था, ये ऐसे ही रहा। y2 क्या है -15 -15 इज इक्वल टू x क्या है, x तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं -x1, x1 था 15 डिवाइडेड बाय -15। इससे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी उस लाइन की इक्वेशन जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है। इसी तरह दो और फॉर्मूलाज भी हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें बता रहा है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज कैलकुलेटेड एज, आपके सामने एमसीक्यू आ जाता है कि बताओ 15,15 है, कोई पॉइंट है, बताओ ये ओरिजिन से कितना दूर है। हमारे पास ये फॉर्मूला काम आएगा। फॉर्मूला क्या क्या रहा है, स्क्वायर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। आपका x था 15, आपका y था 15, सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये x से कितना कोई दूर है, डिस्टेंस। और तीसरा फॉर्मूला जो आपको इस पेज पे गिवन है, आखिरी फॉर्मूला, वो है फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के दरमियान कितना कोई फासला पाया जा रहा है, 15 और -15 एक दूसरे से कितना कोई दूर है, उसका फॉर्मूला आपके पास आएगा। स्क्वायर रूट अभी भी आएगी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां वैल्यूज पुट करेंगे, ये भी 15 है, ये भी 15 है, नहीं एक 15 है एक -15 है। ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा कि 15 15 माइनस 15 15 से कितना कोई दूर है। तो ये फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे। किस किस का एक दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला y2 माइनस y1, दो पॉइंट्स गिवन है, सवाल कहते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान की इक्वेशन बना दो। दूसरा फॉर्मूला सवाल कह रहा है कि बताओ 10,15 ओरिजिन से कितना कोई दूर है। और तीसरा फॉर्मूला दो पॉइंट्स 15 15 -15 से कितना दूर है, तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं, नोट कर लें। हम तब तक अगले पेज पे जाते हैं। फिर हम आए यूनिट 3 पे। सवाल हमने जान के इग्नोर किए क्योंकि बहुत यूनिट 2 के इजी सवाल हैं। आपसे या तो पूछा गया होगा कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस बता दो, या तो आपसे पूछा गया होगा कि ऐसा करो, वो बता दो कि फला चीज़ कौन से क्वाड्रेंट में पाई जा रही है। तो हम इस टाइम ज़रा थ्योरी वाली जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें। यूनिट 3 क्या बता रहा है, यूनिट 3 कह रहा है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस होती क्या है वो मैं यूनिट 1 ने पहले ही बता दिया था। वो वाली इक्वेशन जिसकी डिग्री हो 1। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है y इज इक्वल टू 3 + 5x। क्या बुक सही कह रही है कि वाकई लीनियर इक्वेशन है? हाँ, 3 + 5x 5⁻1 है, हाँ ये वाकई लीनियर इक्वेशन है। अब बुक ने हमें अगला जो टेबल बना के दिखाया है वो क्या कहना चाह रही है। बुक ने कहा है कि हम x0 जो मर्जी अज्यूम कर लें, हमारे पास y की कोई वैल्यू निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल x0 अज्यूम किया, y निकला 3, x1 अज्यूम किया, y निकला 8 एंड सो ऑन। आप कुछ भी अज्यूम कर लें। अच्छा, बुक ने जाके 4 पे ब्रेक लगा दी, हमने कहा 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर x5 होता तो y की क्या वैल्यू होती, 5 5 25 + 3 28 आंसर आता y का। तो हाँ जी, हम सही रूट पे जा रहे हैं। 23 से ज्यादा ही होगा ना, तो 23 से बड़ा होता है 28। हमने कहा कि x हम जो मर्जी अज्यूम कर लें, इवन 10 अज्यूम कर लें, 5 10 50 + 3। अगर x 10 होता तो y 53 होता। तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो चीज अटैच होती है 5 उसका कोएफिशिएंट है। और इस फॉर्मूले में इस पेज ने हमें क्या दिखाया, इस पेज ने हमसे कहा कि अच्छा अगर आपके पास पॉइंट कोई गिवन है,
क्या इस अगले फॉर्मूले का नाम है? स्लोप इंटरसेप्ट वर्जन। फॉर्मूला कुछ ऐसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या y इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ये तो बात हमें ऑलरेडी पहले पता थी। और हमें क्या बताया गया? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल ये हमें ऑलरेडी पहले पता था। और क्या हमें बात बताई कि ये स्लोप क्या होता है, ग्रेडियंट, वो भी हमने पिछले पेज पे देख लिया। तो और हमें कोई नई बात पता नहीं लगी। आगे चलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, स्लोप, इसके दो बातें तो मैंने आपको बता दी थी। बुक कह रही है कि अगर जो है स्लोप नीचे से ऊपर जा रही होगी पॉजिटिव होगी, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो वो नेगेटिव होगी। और अगली दो बातें, अगर वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई, इस किस्म की लाइन हुई, इसका स्लोप क्या होगा? बुक ने कहा 0। और अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हुई तो वो अनडिफाइंड या इन्फिनिट होगी। पैरेलल टू वाई एक्सिस का क्या मतलब है? इस तरह की सीधी स्ट्रेट लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसे आप अनडिफाइंड कहेंगे या इन्फिनिट कहेंगे। तो हमने 4 तरह की स्लोपों के बारे में पढ़ लिया कि अगर पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, इन्फिनिट हो या 0 हो, तो हमें पहचान लेना चाहिए कि किस तरह की जो है वो स्लोप है। नेक्स्ट, आपको जो पिछले पेज पे टेबल गिवन था, x0 अज्यूम करो तो 3 आएगा, x4 अज्यूम करो 23 आएगा, उसका आपके सामने टेबल फॉर्म में दिखाया गया है। ये रहा, चेक करें, x0 था तो y3 था, x1 था तो y8 था। चेक करें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहे हैं। ये नहीं है कि 3,3 यहां कहीं फॉल करो, इधर हो या इधर हो, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है। तो हमने कहा स्ट्रेट लाइन के सारे जो पॉइंट्स है इसके ऊपर फॉल करेंगे। नेक्स्ट, बुक ने हमें बताया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है तो अगर आपसे कोई पूछे बेटा स्लोप निकाल दो, हम क्या करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 15,15 और -15, -15। आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास निकल आएगी स्लोप। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास बताया जा रहा है x एंड y 2 कोऑर्डिनेट्स हैं। आपको इस स्लोप की एग्जांपल्स दी जा रही हैं कि अगर नीचे से ऊपर स्लोप जा रही है, बुक ने कहा कि इस वाली स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, +2 है स्लोप का आंसर। और ये जो लाइन नीचे जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, तरक्की नहीं हो रही, तरक्की को ऑपोजिट हो रहा है, तनज़ुली हो रही है, हम कहेंगे कि जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये नेगेटिव तरीके से जा रही है। और पॉइंट स्लोप फॉर्म का एक और फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया कि y इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 प्लस y1। ये फॉर्मूला हमारे कब काम आएगा? सोचें, अगर आपके सामने एक सवाल ऐसा आ गया कि एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट्स हैं 5,15 और उसकी स्लोप है 2। ऐसा करो, इक्वेशन बना दो इस लाइन की। हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि अच्छा इक्वेशन बनानी है, y इज इक्वल टू क्या? स्लोप। सवाल में हमें स्लोप गिवन होगी, हमने लिख लिया 2, x नहीं पता हमें, माइनस x1 15 है, प्लस y1 15। इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। किस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की? जो कि इस पॉइंट से गुजरती है और इसकी स्लोप हमें गिवन है। इस तरह की कोई सवाल की वर्डिंग है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कोई प्रैक्टिस वाला सवाल होगा। हाँ जी, ये रहा। बुक ने कहा ऐसा करें, कैलकुलेट कर दे सेकेंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस ऐसी लाइन के जो कि 6,32 से गुजरती हो और उसकी स्लोप हो 4। फॉर्मूला हमें पता था, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। y इज इक्वल टू m यानी कि स्लोप गिवन है। हाँ जी गिवन है। फाइंड द स्लोप ऑफ, हैज अ स्लोप ऑफ 4, हमने लिख दिया 4। x क्या है हमें नहीं पता, माइनस x1 हमें सवाल में गिवन होगा 6, प्लस y1 हमें गिवन है 32। इसे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 4x माइनस 4 6 क्या होता है 24, 4x माइनस 24 प्लस 32। y इज इक्वल टू 4x 32 माइनस 24 8, हाँ 8।
y इज इक्वल टू 4x प्लस 8, हमारे पास इक्वेशन बन गई। सवाल हमसे चाहता है क्या, इक्वेशन बना दो? नहीं, सवाल चाहता है ऐसा करें सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दे। अब हम जो मर्जी x अज्यूम करें, हमारे पास y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं x को 0 अज्यूम कर रहा हूं, 4x गायब हो जाएगा, पीछे बचा 8। तो जहां x 0 है वहां y हो जाएगा 8। हमने सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैलकुलेट कर लिया। लेट्स सी कि हमने ठीक किया, इक्वेशन हमने सही बनाई। एक्स बुक ने क्या अज्यूम किया? एक्स बुक ने 3 अज्यूम किया तो आंसर आया 20। हमने x 0 अज्यूम किया था, आंसर आया 8। सेकंड पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमने भी निकाला, बुक ने भी निकाला, और चूंकि बुक अज्यूम कुछ और कर रही है इसलिए आंसर डिफरेंट है, लेकिन तरीकेकार हमारा बुक का सेम है, सीधा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमने कल भी बात कर ली थी, आज दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि असल में था तो चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। याद करें मैंने कल क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर लाइन एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर से गुजर रही है तो जिस पॉइंट पे ये लाइन गुजर रही होगी वो पॉइंट इंटरसेप्ट कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल कल हमने पॉइंट देखा था 5,0, एक्स यहां 5 है लेकिन वाई यहां कुछ भी नहीं है। इसी तरह ये पॉइंट एक्स यहां क्या है? कुछ भी नहीं, लेकिन वाई यहां क्या है? 5। तो हमने कहा इस तरह हमारे निकलेंगे इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स निकालने का आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था? जो इंटरसेप्ट आप निकाल रहे हैं उसके ऑपोजिट को 0 अज्यूम कर लें इक्वेशन में। लाइक फॉर एग्जांपल आपने वाई एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, आप वाई को एक्स को 0 अज्यूम कर लें, और अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो आप वाई को 0 अज्यूम कर लें। आगे कोई सवाल भी होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज अ स्लोप। मुबारक, कोई सवाल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। कह रहा है वाई इंटरसेप्ट निकाल दो। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। मैंने एक्स को 0 अज्यूम किया था, क्या आंसर आया था? 8। तो इसका आंसर हमारा होगा 8। वाई इंटरसेप्ट इसका है 8। वाई 8 वो पॉइंट है जहां जो आपकी लाइन है वो गुजरती है इसके अंदर से। आपके पास आ गया 8। आगे चले, इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर एक तरह का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्या कह रहा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर आपके पास इंटरसेप्ट्स गिवन है और आपके पास कोई एक अदद पॉइंट गिवन है तो आप तब भी इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। किस तरह? फॉर्मूले के कंपोनेंट्स क्या है? फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब इस किस्म का हमारे पास क्या सवाल आ सकता है? सवाल आपसे कह सकता है ये कोई लाइन गुजरती है पॉइंट 15,15 से, x इंटरसेप्ट उसका फलाना है, y इंटरसेप्ट उसका फलाना है, लाइन की इक्वेशन बना दो। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल पहला सवाल, अ लाइन हैज एन x इंटरसेप्ट ऑफ 6 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ 3। ऐसा करें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना देते हैं। हमारे पास क्या कुछ गिवन है? हमारे पास x गिवन है, नहीं गिवन, कोई बात नहीं। क्या हमारे पास y गिवन है? नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास x और y इंटरसेप्ट गिवन है, x 6 और y इंटरसेप्ट 3। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें? होपफुली आप लोगों को एलसीएम का कॉन्सेप्ट याद होगा। ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में वो नंबर पकड़ते हैं जो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो हमने नीचे लिखा 6 3 18। अब 18 6 3 18 होता है, 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, आप लिखेंगे 3x प्लस वाई। 3 6 18 तो 6y इज इक्वल टू 1। अब क्या करें? 18 नीचे इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब मैं चाहता क्या हूं? मैं चाहता हूं मेरे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाए। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमने कहा 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 3x, ये 6 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 माइनस 6 डिवाइड बाय 3 क्या होता है? 0.5x। ले जी, मेरे पास लाइन की इक्वेशन बन गई कि y इज इक्वल टू 3 माइनस 0.5x। उस लाइन की इक्वेशन है जिसका x इंटरसेप्ट 6 था और उसका y इंटरसेप्ट 3 था। तो इस तरह का कोई सवाल है कि x इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट ये है, तो इसका हम किस तरह निकालेंगे?
कि क्या इसकी लाइन की इक्वेशन है, यूजिंग दिस फॉर्मूला x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। क्या आंसर ठीक है? हाँ जी, 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 ओवर 2x, आंसर हमारा ठीक है। आगे चलते हैं, मजीद प्रैक्टिस एग्जांपल्स। एक लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप पासेस थ्रू 3,2। अच्छा, इट हैज एन x इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट। ऐसा करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालने इस इक्वेशन की। अच्छा, फॉर्मूला अभी भी सेम है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। हमें क्या कुछ गिवन है? हमें x और y गिवन है। हाँ जी, हमें x और y गिवन है, x3 y2 वैल्यूज पुट कर दें और 2। इंटरसेप्ट्स गिवन है? नहीं, इंटरसेप्ट्स नहीं गिवन, लेकिन इंटरसेप्ट्स का आपस का रिश्ता गिवन है। इट हैज एन x इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट। क्या मतलब? अगर x अज्यूम कर रहा हूं, अगर x 10 है तो y क्या होगा? x इंटरसेप्ट वैल्यू विच इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट, y आपका 5 होगा। क्या ख्याल है? उसने कहा है कि जो x है वो y से डबल है। क्या 10 5 से डबल होता है? हाँ जी होता है। तो हम दोनों को बराबर किस तरह करें? हम कहेंगे कि जो आपका y इंटरसेप्ट है उसे डबल करो तो वो x इंटरसेप्ट के बराबर होगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई कि दिस इज अगर b तो दिस इज 2b, इसे डबल करो तो वो इसके बराबर होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, आपके पास आ जाएगा 2b, इसे डबल करें 6 प्लस जो आपके पास है 2 इज इक्वल टू व्हाट? अभी भी 1। अब हम निकालना क्या चाहते हैं भला? हम चाहते हैं, हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकला है ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। 2b इज इक्वल टू, बल्कि नहीं, यहां हमने कुछ गड़बड़ की है। लेट्स फास्ट फॉरवर्ड। हमने देखना था कि कौन सी चीज किस चीज से डबल है। नेक्स्ट स्टेप हमने कहना था 2b, ये हमने थोड़ा सा स्विच कर दिया। a जब डबल है, हमने कहा कि y इंटरसेप्ट यानी कि इससे डबल करो तो वो 2 के बराबर होगा। यहां एलसीएम अभी भी 2 ही आना था, लेकिन 3 एज इट इज आएगा 3, क्योंकि 2b 1 जा 2b, इससे आपने डबल करना है। ये डबल होके आएगा आपके पास 7, आपके पास आएगा 7 इज इक्वल टू 2b। तो अगर 7 इज इक्वल टू 2b है तो b क्या होगा? 3.5। मुबारक को आपके पास y इंटरसेप्ट निकल आया। अभी हम ये बात कर रहे थे कि अगर y इंटरसेप्ट 3.5 है तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? उससे डबल। हमारे पास a भी आ गया, 3.5 का डबल 7। सवाल हमारा भी सॉल्व कोई नहीं हुआ। सवाल कहता है चलो आगे निकालवाना क्या चाहता है वो हमसे चाहता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना दो। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अब हम बना सकते हैं। x और y अननोन, इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है। a क्या था? 7, b क्या था? 3.5। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 7, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये वाला 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूं y इधर अकेला रह जाए। 2y इज इक्वल टू 7 माइनस x, और ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो गया। y इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 7, 3.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 3.5 माइनस 0.5x। मुबारक हो, ये आपकी इक्वेशन है उस लाइन की जो कि गुजरती है किस पॉइंट से? 3,2 से, और उसका एक इंटरसेप्ट दूसरे इंटरसेप्ट का डबल है। क्या आंसर आया? y इज इक्वल टू 3.5 माइनस 1 ओवर 2x माइनस 0.5x। नेक्स्ट, इसी तरह की इक्वेशन है, रीराइट द इक्वेशन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फाइंड स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट b। काफी सारी चीजें हमसे निकलवाई गई, एक एक करके सारी सॉल्व कर लेते हैं। एक शॉर्टकट, अभी हमने बात यह की थी कि x के साथ जो नंबर लगा होगा, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो हमेशा स्लोप होगी। तो ये तो हम स्लोप तो ज़बानी निकाल सकते हैं। x के साथ क्या अटैच्ड है? -4। लेकिन हमने इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है, y -4x -5 इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं y एक साइड पे अकेला हो। अगला स्टेप क्या होगा? y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। अब मुझे बताएं स्लोप पॉजिटिव 4 है नेगेटिव 4?
+4। तो सवाल का एक कंपोनेंट तो हमने ज़बानी सॉल्व कर लिया, दैट इज स्लोप। हमने कहा कि भाई इसकी स्लोप जो है वो 4 है। अगर आपके सामने एमसीक्यू आ जाता है कि ये फलानी इक्वेशन है, इसकी स्लोप निकाल दें, तो स्लोप आपने देखना है कि अगर y सिंगल, अच्छा इसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये भी, इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि 2y माइनस 4x माइनस 5। इस केस में हम क्या करेंगे, हमने y को अकेला करना है एक साइड पे। y 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 होता। अब ये जो y के साथ 2 है ये भी हमें बुरा लग रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 2.5। इस केस में मुझे पता है स्लोप क्या होती, 2। तो याद रखें अगर y के साथ कोई कोएफिशिएंट अटैच है तो स्लोप ज़बानी नहीं निकालनी, कैलकुलेट करके निकालनी है। लेकिन अगर y अकेला घूम रहा है तो फिर आपको डायरेक्ट आप स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप इसकी है 4। ये तो हम दूसरी साइड पे निकल गए थे, वापस आते हैं सवाल की तरफ। उसने कहा है स्लोप m निकालने, जो हमने निकाल भी दी। फिर वो कह रहा है इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखें और इसका y इंटरसेप्ट यानी कि b निकाल दें। y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। x इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, हमें y 0 करना पड़ेगा। तो y 0 करने के लिए 0 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। 5 इधर जाके माइनस हो गया, 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5 ओवर 4 इज इक्वल टू x। ले जी हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा, x को 0 कर दें, वो तो हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है y इज इक्वल टू 5। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया, हमने x इंटरसेप्ट भी निकाल लिया, y इंटरसेप्ट भी निकाल लिया। एक चीज रहेगी, वो कह रहा है ऐसा ऐसा करें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, हमारे पास x भी गिवन है, हमारे पास y भी गिवन है, हमारे पास a b भी गिवन है। a b यानी कि इंटरसेप्ट जो होते हैं, x ओवर माइनस 5 ओवर 4 प्लस y ओवर y इंटरसेप्ट क्या था 5 इज इक्वल टू 1। ले जी हमारा सवाल सॉल्व हो गया। हमने इंटरसेप्ट भी निकाल ली, हमने स्लोप भी निकाल ली और इसे हमने पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म में भी लिख दिया। ले जी हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 4 और स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू 4। चेक करें उसने कौन से वाले फॉर्मूले से स्लोप निकाली है, वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। उससे भी देखें आंसर 4 आ रहा है। ये नहीं कि हमने अगर ज़बानी शॉर्टकट से निकाला तो गलत निकाला हमने, अभी भी ठीक ही है। तो ये था हमारा ये वाला सवाल। आगे चलते हैं, MCQs हैं बाद में करेंगे, पहले चैप्टर पूरा कर लेते हैं। टाइम हमारे पास तकरीबन घंटा पड़ा है। लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 4 हमें बताएगा सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस के बारे में। लीनियर इक्वेशंस सॉल्व किस तरह करनी है, तो कुछ बचपन के मैट्रिक के ज़माने कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़रा रिफ्रेश करते हैं। फिर हम जो बिजनेस रिलेटेड हमारे पास आएंगे इक्वेशंस, उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। फिलहाल हमारे पास ये बिल्कुल सीधी सीधी कुछ इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना ज़रा सीखते हैं। क्या है इक्वेशन पहली, कह दी है 34 माइनस 6x, 34 माइनस 6x इज इक्वल टू व्हाट 5x माइनस 21। ऐसे मौकों पे हम क्या करते थे, हम चाहते होते थे कि x वाली चीजें सारी एक साइड पे हो जाएं और जो बगैर x वाली चीजें जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे हो जाएं। मैं क्या करूंगा, माइनस 6x प्लस मैं चाहता हूं ये जो 5x है इधर आके 6 के साथ कुछ ना कुछ करे, तो इधर से जब ये इधर आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। हमने लिखा माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 21 इधर पहले से ही था, ये पॉजिटिव 34 था, उधर जाके माइनस 34 हो जाएगा, माइनस 34। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब दो माइनस के साइन आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, दोनों फिगर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन उसका लिखा जाता है जो बड़ी फिगर होती है। हमने लिखा माइनस 6 प्लस 5 क्या होता है 11, माइनस 11x इज इक्वल टू, यहां भी वही चीज होगी, दो माइनस हैं दोनों आपस में क्या होंगे ऐड, लेकिन साइन लिखा जाएगा बड़ी वाली फिगर का यानी कि माइनस 34 का। मैंने लिख दिया माइनस 34 प्लस 21 क्या होता है 5 और 5 55। अब मैं चाहता हूं x निकला है, x कैसे निकलेगा, x 11 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस 55 डिवाइडेड बाय माइनस 11, 11 5 जा 55, तो 11 माइनस 5 जा माइनस 55, हमारे पास क्या आया x इज इक्वल टू 5। 5 जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। सवाल हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन दिल की तसल्ली एक दफा कर लेते हैं, क्या वाकई x इक्वल टू 5 पे हमारा सवाल सॉल्व होता है, अभी देख लेते हैं। 34 माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 21।
क्या किया मैंने, ये इक्वेशन पकड़ी, उसमें x की जगह 5 वैल्यू पुट कर दी, क्या कोई काम बनता है। 34 माइनस 30 इज इक्वल टू 25 माइनस 21, 4 इज इक्वल टू 4, क्या 4 इज इक्वल टू 4 होता है, 4 इज इक्वल टू 4 होता है। ले जी हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हमने इक्वेशन ना सिर्फ सॉल्व करनी देखी बल्कि तसल्ली भी की कि वाकई इक्वेशन सॉल्व हो रही है कि नहीं। एक और इक्वेशन उसे देखते हैं अब। ये इक्वेशन कह रही है 4 इंटू जी प्लस 7 इज इक्वल टू जी माइनस 2। ओहो ये क्या हो गया, हम तो x और y से खेलना जानते थे, ये z कहां से आ गया। अब हम क्या करें, तो वेरिएबल कुछ भी हो, a b c d m जो भी, आप इवन कोई साइन भी हो, अल्फा वाला साइन हो, जो चीज अननोन है भाई उसे हम वेरिएबल समझेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। तो z देख के परेशान नहीं होना, z के साथ भी वही सलूक करना है जो हम x और y के साथ करते थे। तो 4z प्लस 4 7 इज इक्वल टू z माइनस 2। अब क्या करें, 4z माइनस z, ये वाला z इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 28। 3z इज इक्वल टू माइनस 30। z क्या हुआ, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल माइनस 10। तो इस तरह तो हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, सीधी सीधी जो हमारे पास इक्वेशंस होती थी। नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है, बुक हमसे कह रहा है कि लीनियर इक्वेशंस अगर आपके पास एक से ज्यादा तरह की आ जाएं तो क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स। तो उस केस में हमारे पास होते हैं 3 तरीके। पहला तरीका होता है कि दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका होता है कि सब्स्टिट्यूशन, एक x को आइसोलेट करके उसकी फिगर आप दूसरे में पुट कर दें। और तीसरा तरीका होता है जो कि हमने कल भी देखा था, कैलकुलेटर जिंदाबाद। तो एक सवाल तीनों तरीकों से करते हैं, फिर ऑनवर्ड्स जो सारे सवाल हैं वो हम क्या करेंगे, यूजिंग कैलकुलेटर। तो एक सवाल तीनों मेथड से और फिर आगे कैलकुलेटर। पहला सवाल नेक्स्ट पेज पे है, सॉल्व 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। पहला मेथड आपके पास है भला कौन सा, माइनस करने का। इन इक्वेशंस को आपस में आपने करना है माइनस। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आपका ना x और y में से कोई एक चीज सेम होनी चाहिए। तो अब एक जगह x3 है, एक जगह 3x है, एक जगह x है। हमें इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आया, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 16 3 16 2 32 48। अब हम इक्वेशंस को आपस में माइनस कर सकते हैं। हमने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 माइनस 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 48। जब आप माइनस करते हैं तो नीचे वाली हर फिगर का साइन ऑपोजिट हो जाता है। अगर ये प्लस 3 था ये माइनस 3 हो गया, ये प्लस 6 था ये माइनस 6 हो गया, और ये प्लस 48 था तो ये माइनस 48 हो गया। अब अपने सीधा सीधा सॉल्व करना है, सीधा सीधा इन्हें माइनस करना है। प्लस 3x और माइनस 3x क्या होते हैं, वो आपस में कट जाते हैं। प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 48 माइनस 36 माइनस 12। तो y क्या आया, y इज इक्वल टू 6। अब आप y इज इक्वल टू 6 पहली इक्वेशन में पुट कर दें, हम बस x भी निकल आएगा। आपने लिखा 3 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, वाई क्या था 6 इज इक्वल टू 36। 3x प्लस 4 6 are 24, 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 36, 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 24 12, और x इज इक्वल टू 4 लें जी। आपके पास x भी निकल आया, आपके पास y भी निकल आया। आपकी हो गई इक्वेशन सॉल्व। लिख लेते हैं यहाँ, पहले मेथड से हमारा x 4 आ रहा है और y 6 आ रहा है। ये तो था पहला मेथड, दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस किया आपस में से। होपफुली इस तरीका समझ आ गया होगा, याद आ गया होगा। अब दूसरे तरीके पे जाते हैं। दूसरा तरीका है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि किसी एक x या y को अकेला कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल आप इससे करते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 है, यानी कि x इज इक्वल टू 16 माइनस 2y। क्या ख्याल है? इस इक्वेशन को हमने हल्का सा रीअरेंज कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली, x इक्वल टू 16 माइनस 2y। 2y माइनस कहां से आया, ये वाला 2y उधर जाके माइनस हो गया। अब मैं ये वैल्यू उठा के पुट कर दूंगा इसके अंदर, यानी कि 3 इंटू
16 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 36। अब सॉल्व करते हैं। 16 3 ज़ा 48 माइनस 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 36। 48 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये माइनस 6 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 6y प्लस 4y। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई है। 3 इंटू 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 प्लस 16 48, 48 हमने सही लिखा, माइनस 3 2 ज़ा 6y, ठीक है ये भी सही है, प्लस 4y था, ओहो ये प्लस 4y है, सॉरी, तो प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब 12 इज इक्वल टू 6 माइनस 4y 2y, y इज इक्वल टू 6। लें जी, हमारे पास y इज इक्वल टू 6 निकल आया। क्या y इज इक्वल टू 6 ही नहीं था? y इज इक्वल टू 6 ही था। अब ये वैल्यू हम दोबारा पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तुम्हारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, इधर पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 16 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 16 माइनस 2, y की क्या वैल्यू अभी हमने निकाली 6, x इज इक्वल टू 16 माइनस 12, x इज इक्वल टू 4। क्या वही आंसर नहीं है जो पहले था? चेक करें, इससे भी आंसर आया मेथड 2 से, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6। दूसरा तरीका भी हमें सही रास्ते पे लेके जा रहा है। तीसरा तरीका, सबसे इजी तरीका, जो आप पेपर में सबसे कम आपका टाइम वेस्ट करेगा, दैट इज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उठाएं, सेटअप वाला बटन दबाएं, कल की तरह ही लिखा होगा EQN पे क्लिक कर दें। वंस अगेन आपको मुख्तलिफ तरीके की इक्वेशन नजर आ रही होगी। आपको किससे गर्ज है? आपको गर्ज है लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशंस का कुछ इस तरह का लिखा होगा कि ax प्लस by इज इक्वल टू c। कैसी तरह कुछ लिखा है? यस सर। आमतौर पे पहला ही ऑप्शन होता है, तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, आमतौर पे पहला ऑप्शन होता है, 1 पे क्लिक करेंगे, आपके पास इस तरह का व्यू आ जाएगा, ए बी और सी, और 2 कॉलम्स होंगे, आपने 2 इक्वेशंस पुट करनी होंगी। कैसे ही है? यस सर। 2 ऑप्ट करने का आ रहा है। अब लिखेंगे आप कैलकुलेटर पे क्या, ए की जगह 3, बी की जगह 4, कांस्टेंट की जगह 36, और फिर अगली लाइन में x की जगह 1, y की जगह 2 और कांस्टेंट की यानी कि c की जगह 16। देखें कैलकुलेटर क्या कहता है इस बारे में। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, होपफुली आपका आंसर अब तक आ चुका होगा। एक दफ़ा मैं भी देख लेता हूँ कि क्या वाकई टाइम लग रहा है या हमारी प्रैक्टिस कम है। हाँ जी, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। यस सर। यस आ रहा है। अब एक दफ़ा बुक से भी देख लेते हैं बुक ने क्या किया। बुक ने पहले मेथड से किया है, माइनस किया दोनों इक्वेशंस को आपस में, y इज इक्वल टू 6 और अगला सवाल अब हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करते हैं, टाइम अपना बचाते हैं। 2 आपके पास आ गया, x की जगह y कुछ नहीं है तो फिर 1 है, और कांस्टेंट है आपका 7। अगली लाइन में 3x 5y और कांस्टेंट है आपका 21। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है x2 और y3, कैसे ही है? चलें, x2 और y3 आना चाहिए। बुक से एक दफ़ा देखते हैं, तो बुक कह रही है हाँ जी ऐसे ही है, x आपके पास आ रहा है 2 और y आपके पास आ रहा है 3, हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट कैलकुलेटर मेथड में आपको ज़बानी बता दिया है। स्टिल एक दफ़ा तस्वीरें भी दिखा दूं ऑनलाइन वालों को कि आप जब स्टैट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की मेन्यू आएगी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस तरह आपके पास आएगा कि आप वैल्यूज पुट करें, 4 -1 -5 5 -1 और -3, फिर आप जब इज इक्वल टू पे क्लिक करेंगे आपके आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे। मजीद कंटिन्यू रखते हैं। उसने कहा कि ये 2 इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू 5 + 4x और y इज इक्वल टू 3 + 5x। इससे अगर हम ग्राफ इसका बनाएं तो कैसे बनेगा? इससे पहले कि हम ग्राफ बनाएं, एक दफ़ा से कैलकुलेटर पे सॉल्व तो करते हैं। अब हमें इस इक्वेशन को कैलकुलेटर वाली फॉर्म में लेके आना है। कैलकुलेटर हमसे चाहता क्या है? x और y एक साइड में और कांस्टेंट दूसरी साइड पे हो। हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेंगे? y इज इक्वल टू 5 + 4x
कैलकुलेटर कहता है x और y एक साइड पे लाओ और कांस्टेंट तो दूसरी साइड पे रहने दो, -4x प्लस y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। अब -5x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन जरा कैलकुलेटर पे लिखें, देखें क्या आता है। x2 अवाम कहती है कि x2 और y13 आ रहा है। अब देखते हैं बुक हमें सिखाना क्या चाह रही है यूजिंग ग्राफ्स। बुक हमें यह सिखाना चाह रही है कि एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और वहां वही आंसर आएगा जो इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करके आता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, दो लाइनें थी, पहली जो ऑरेंज वाली लाइन है वो जब x 0 होता था तो y 3 होता था, ब्लू वाली लाइन जब x 0 होता था y 5 होता था। लाइंस एक दूसरे से दूर हैं। ऑरेंज वाली लाइन जब x 1 होता था y 8 होता था, ब्लू वाली लाइन जब x 1 होता है तो y कुछ और होता है, y 3 होता है। लाइंस एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन एक खूबसूरत लम्हा ऐसा आएगा कि दोनों एक हो जाएंगे। तो 2,13 हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। हाँ जी, 2,13 वो पॉइंट ऐसा था जब ये दोनों पॉइंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उसे कहते हैं साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, कि साइमल्टेनियसली ये दोनों इक्वेशंस कहां सॉल्व हो रही हैं, 2,13 पे। अभी हमने कैलकुलेटर पे तसल्ली पहले की थी, बाद में हमने ग्राफ देखा कि वाकई 2,13 पे इंटरसेक्ट करती भी है या नहीं। तो हाँ जी, ग्राफ भी बता रहा है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। इसी तरह एक और इक्वेशन है, इसका भी जरा देखें किधर ये एक साथ सॉल्व होनी चाहिए थी। 3x प्लस 4y इक्वल 36, इसे हमने रीअरेंज नहीं करना, ऑलरेडी हमारे पास रीअरेंज हुई है। और कैलकुलेटर इसका आंसर निकाल लेते हैं। x4 y6। अवाम से आवाज आई x4 और y6। चेक करें, x स्लोप्स दोनों नेगेटिव हैं, दोनों लाइनें नीचे जा रही हैं, ब्लू वाली भी ऑरेंज वाली भी, लेकिन 4 और 6 पे ये जो दोनों लाइंस हैं पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, बराबर हो रही हैं। कंटिन्यू रखते हैं अपना। नेक्स्ट थ्योरी वाली बातें कि एप्लीकेशंस फॉर लीनियर इक्वेशन क्या है, कॉस्ट बिहेवियर होता है, सैंपल प्रोग्रेशन वगैरह, डिप्रेसिएशन एनालिसिस, ये थ्योरी वाली बातें एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली चीज़ नहीं है। फिर वो हमें बता रहा है कि किस तरह इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मूला बता रहा है, इसका भी हमें रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर जिंदाबाद। अब आते हैं सवालों की तरफ। एक फैक्ट्री वर्कर्स को देती है ₹20 पर पर्सन, 20 पर आवर पर पर्सन। 1 घंटे काम करने पे एक मजदूर को 20 रुपए मिलते हैं पर घंटा। ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। हमने लिखा 20 पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू नंबर ऑफ आवर्स। आगे पढ़ते हैं क्या चल रहा है। इफ देयर आर 500 वर्कर्स वर्किंग फॉर 8 घंटे अ डे एंड 20 डेज अ मंथ, ऐसा करें टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बता दें जब मंथली रेंट 85,000 है, और फिर दोबारा बताएं कि क्या खर्चा होगा अगर टोटल एम्प्लॉइज रिड्यूस करके 240 पे रह जाएं। अच्छा, अब क्या करें। अब इस सवाल में हमें 2 तरह के खर्चे नजर आ रहे हैं। पहला खर्चा तो हमने मजदूरों को पैसे देने 20 रुपए पर घंटा पर पर्सन। एक और हमें खर्चा नजर आ रहा है, मंथली रेंट 85,000। मुझे जरा सोच के बताएं कि अगर हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हों या हमारे पास 200 एम्प्लॉइज हों या हमारे पास एक भी एम्प्लॉय ना हो, फैक्ट्री खाली पड़ी हो, रेंट तो फिर भी देना पड़ेगा। तो ये जो 85,000 है ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। हमने कहा यार हम प्रोडक्शन करें ना करें, मजदूर 1 हो या 1 लाख हो, 85,000 तो हमने देना ही देना है। 85,000 प्लस ये आपके पास आ गई फिक्स्ड कॉस्ट, इतने पैसे आपने देने हैं, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना खर्चा आपका देना है मजदूरों को, तो मजदूरों पर डिपेंड करता है। 500 मजदूर काम कर रहे थे, हमने कहा 20 रुपए इंटू नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं 500, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आवर। एक महीने में घंटे कितने होते हैं, एक महीने में हो गए आपके पास 30 दिन, हर दिन 8 सॉरी उसने कहा है कि 20 दिन काम हुआ है फैक्ट्री में, उसने कहा 20 दिन है महीने में, 8 घंटे काम होता है और 20 रुपए पर घंटा आपको मजदूरों को देना पड़ता है। 20 रुपए भी इस्तेमाल हो गए, 8 घंटे भी इस्तेमाल हो गए और 20 दिन अ मंथ भी इस्तेमाल हो गया। कोई चीज हमने जाया नहीं की, सारी चीजें जो हैं वो
यूज़ हो रही हैं। अब आखिरी स्टेप क्या रह गया, इन सारों को मल्टीप्लाई और ऐड करें, आपके पास आ जाएगा कि कितना खर्चा होगा उस फैक्ट्री का उस एक महीने के लिए। 85,000 प्लस 20 इंटू 500 इंटू 20 इंटू 20 एक दफ़ा दोबारा लिखा गया, ये 20 तो हमने पहले लिख लिया था, यहाँ आपका ब्रैकेट ख़त्म होती है। 20 ये रुपीज़ हैं कि 20, बल्कि मैं लिख भी देता हूँ 20 रुपीज़ 500 वर्कर्स 20 डेज और 8 आवर्स। अब होपफुली ज़्यादा बेहतर होगी सिचुएशन। 20 इंटू 500 इंटू 20 इंटू 8, 1,685,000 ये हमारी फैक्ट्री का खर्चा है जब हमारे पास 500 मजदूर होते। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ, सवाल ने कहा ऐसा करो तब भी बताओ अगर एम्प्लॉइज कम होके 240 रह जाते हैं, करेंगे क्या? सिर्फ 500 के बजाय 240 लिखना है, बाकी सारी फिगर सेम है। तो अगर आपके कैलकुलेटर पे अभी फिगर्स लिखी हैं तो 500 को काट के 240 लिख दें, देखिए क्या आंसर आता है। हमने सवाल की दोनों फरमाइशें पूरी कर दी। हमने कहा कि 500 एम्प्लॉइज होते तो इतना खर्चा होता, और अगर 240 एम्प्लॉइज होते तो इतना खर्चा होता। 8,53,000 हमारा आंसर है दूसरे पार्ट का, और 1.685 मिलियन है हमारा आंसर पहले पार्ट का। समझ आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स कंटिन्यू। मिस्टर जी एक फ्रीलांसर है किसी न्यूज एजेंसी के लिए, उन्हें मिलता है 2500 रुपए पर आवर। अच्छा, एक दिन उन्हें मिले 8,000 रुपए, जिसमें से 5,000 टिप्स के थे। उन्होंने कितने घंटे काम किया? क्या गिवन है क्या नहीं गिवन? हमें यह गिवन है कि उसने कितने पैसे कमाए एक दिन में? 8,000। 8,000 कैसे गिवन होगा? पर आवर। उसे 2500 रुपए पर आवर मिलता है। 2500 इंटू एक्स, उसने कितने घंटे काम किया मुझे नहीं पता। 2500 इंटू एक्स प्लस उसे टिप्स भी मिली, कितनी? 5,000 की। सॉल्व कर लेते हैं। 8,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 3,000 इज इक्वल टू 2500 एक्स। एक्स कैलकुलेट करने के लिए 3,000 डिवाइडेड बाय 2.5 कर लें, और 3,000 डिवाइडेड बाय 2500 कर लें। सुनने में आया 1.2 आवर्स उस बंदे ने काम किया, तो उसकी दिन की दिहाड़ी बनी 8,000 रुपए। लेट्स सी, 8,000 रुपए, यस 1.2 आवर्स उसने काम किया। नेक्स्ट, एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है गराज। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ द गराज मस्ट बी 6 टाइम इट्स विड्थ। लिख लेते हैं, L इज इक्वल टू 6W। आगे पढ़ते हैं। अगर पेरीमीटर ऑफ द गराज 1400 मीटर है, ऐसा करें लेंथ निकाल दें। हमने कहा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 1400। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब क्या करें, हमारे पास क्या गिवन है क्या नहीं गिवन? हमारे पास गिवन है 1400 सवाल में गिवन था, इज इक्वल टू 2 कहां से आया? फॉर्मूले में होता है। लेंथ और विड्थ का अब हम क्या करें? हमें लेंथ खुद तो नहीं गिवन, लेकिन हमें यह गिवन है कि लेंथ 6 टाइम्स ऑफ विड्थ के बराबर है। हमने लेंथ की वैल्यू पुट कर दी। लेंथ की जगह लिखा 6W प्लस W। अब क्या करें? ये जो 2 इधर है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 700 इज इक्वल टू 7W। 700 भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। W इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 700। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? क्या वो कह रहा है विड्थ निकाल दो? नहीं, वो कह रहा है लेंथ निकाल दो। लेंथ कैसे निकालेंगे? विड्थ निकल आई। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 6 टाइम विड्थ। अगर विड्थ 100 है तो 6 गुना ज्यादा लेंथ होगी, तो 100 600 आपके पास आनी चाहिए लेंथ ऑफ द गराज। 600 लेंथ मस्ट बी 600 मीटर। मजीद कंटिन्यू रखते हैं। एक बंदे को कोई केमिकल कंपाउंड चाहिए जिस पे सेल लगी है, वो 35% लेस प्राइस पे मिल रहा है। अगर प्राइस 78,000 थी तो कितना खर्चा होगा उस बंदे का? 78,000 प्राइस थी विदाउट डिस्काउंट। उसमें से कितने फीसद डिस्काउंट उसे मिला? 35%। हमने लिखा 1 माइनस 0.35।
कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, आपके पास एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगी कि उस बंदे को वो जो केमिकल है वो कितने रुपए का मिला, 78,000 इंटू 0.65। हमें पता लगा कि 50,700 रुपए उस बंदे का खर्चा होगा, क्योंकि उस जो केमिकल पे थी वो सेल लगी हुई थी 50,700। मजीद कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारे पास फिजिक्स के ज़माने का न्यूमेरिकल आ गया कि दो स्विमर थे, वो एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूर थे। एक की स्पीड थी 1.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड थी 0.5 किलोमीटर पर आवर। सवाल चाहता क्या है, ऐसा करें टाइम बता दें कि कितने टाइम बाद ये जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आपके पास होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस आपके पास कितना गिवन था, 4 किलोमीटर, और स्पीड एंड टाइम आपके पास दो बंदों की गिवन थी। 1.5 इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाय या प्लस 0.5 इंटू टाइम इज इक्वल टू 4। कैसे आपने किया, 1 + 5 + 0.5 2 टाइम्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो डिवाइड हमने जाके किया, हमें चाहिए क्या था, टाइम या किलोमीटर, हमें चाहिए था टाइम। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया, टाइम इज इक्वल टू 2 आवर्स। 2 घंटे बाद वो जो दोनों बंदे हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल सकेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टोटल कॉस्ट। मुबारक को ये कॉन्सेप्ट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। टोटल कॉस्ट का कैसे पढ़ा था, अभी ये फैक्ट्री वाली एग्जांपल में हमने देखा था। एक तरह का था मंथली रेंट, फैक्ट्री का किराया, आप प्रोडक्शन करो ना करो, ताला लगा के सारे महीने बैठे रहो, पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं उसे आप कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जबकि वो वाली कॉस्ट जो आपकी इंक्रीज डिक्रीज होती है बेस्ड ऑन आपकी प्रोडक्शन, आप 240 मजदूरों के बजाय सिर्फ 10 से गुजारा कर लें, आप 20,000 मजदूर हायर कर लें, आपकी मर्जी है। तो जो चीज़ चेंज होती रहती है आपके डिसीजन से, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हमेशा सम होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का। चलते हैं, सवाल पढ़ते हैं। एक कंपनी बेचती है सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनी को वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पता लगानी है। वेरिएबल सेलिंग प्राइस आपकी है 1.5 रुपए पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट होती क्या है, आप अक्सर कंपनी ना दुकानों को एक्स्ट्रा पैसे देती हैं कि हमारी प्रोडक्ट को ज़रा सजा के रखना, ज़रा अच्छे वाले शेल्फ पे रखना, हम तुम्हें उसके एक्स्ट्रा पैसे देंगे। तो उसके पास पर यूनिट 1.5 रुपए लगती है सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस वो बेचती कितने का है, 6 रुपए का। तो अब ऐसा करें, बता दें कि अगर 50 यूनिट सेल हुए और टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन इतना था, तो आपके पास कितने जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट आपको आधी गिवन है, पूरी नहीं गिवन। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला रह गया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है आपके पास रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो पुट करते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन यानी कि 50 टोटल आपका था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इधर जगह कम है, मजीद जगह बनाते हैं। अच्छा जी, क्या गिवन है, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास 50 इज इक्वल टू व्हाट, 6 रुपए आपकी है सेलिंग प्राइस। कितने यूनिट्स बेचे, 50 यूनिट्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1 जो कि थी सॉरी सेलिंग कॉस्ट, वो है 1.5 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट 1 की जगह मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं 1.5 रुपए इंटू 50 यूनिट्स बेचे, माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपने चीज बेची है, बनाने में या खरीदने में भी तो खर्चा हुआ होगा, उससे मैं कह रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट 2 जो कि मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन बेची वो भी 50 यूनिट्स ही थी। अब क्या करें, इसे सॉल्व करते हैं। 50 इज इक्वल टू 650 इज 300 माइनस 75 माइनस 50x। अब क्या करें, 50 माइनस 300 प्लस 75 माइनस 175 इज इक्वल टू माइनस 50x। डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 175 डिवाइड बाय माइनस 50। आंसर आया 3.5। उस कंपनी को एक यूनिट बनाने में 3.5 रुपए प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं उस यूनिट को बनाने में या किसी और से खरीद के आगे बेचने में जो आपका खर्चा हुआ। हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट 2 आई,
3.5। उसने उसे कहा V2, हम उसे कह रहे थे वेरिएबल कॉस्ट 2। आंसर अभी भी हमारे पास आ रहा है 3.5 रुपीज पर यूनिट। अगला बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन हमने कल भी बात की थी, आज दोबारा कर लेते हैं। ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां आपका ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस। तो ऐसे मौके पे अगर किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि यार ब्रेक इवन कम करें क्या, हम नहीं चाहते हमारा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो, हम चाहते हैं हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हो, हमारा लाखों करोड़ प्रॉफिट हो, तो हम ब्रेक इवन कैलकुलेट क्यों करते हैं? हम ब्रेक इवन इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने मिनिमम कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं। अच्छा, कम से कम कितने यूनिट्स बेचने हैं, इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इससे ज़्यादा बेचेंगे तो फायदे वाली बात है। ये ना हो कि अगर ब्रेक इवन यूनिट 100 और हम 50 यूनिट्स बना के सिर्फ बैठे हों और हम आगे सेल ही ना कर पाएँ। तो इसलिए हमें मिनिमम क्वांटिटी पता होनी चाहिए, कितने यूनिट्स बेचेंगे तो कोई फायदा होगा। फॉर्मूला उसका क्या है मैं लिखवा देता हूँ। ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पिछले पेज पे जो फॉर्मूला पड़ा था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इससे आपके पास निकल आएंगे ब्रेक इवन यूनिट्स। अब आते हैं सवाल की तरफ। सवाल कह रहा है कि एक प्रोडक्ट बनाने में आपका खर्चा होता है 16,000 रुपए पर यूनिट, आपकी सेलिंग प्राइस है। 9,000 रुपए आपका खर्चा होता है बनाने में और फिक्स कॉस्ट आर 50 मिलियन। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपने रखनी है न्यूमरेटर में। सवाल कह रहा है 50 मिलियन आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू पर यूनिट क्या है 16,000 रुपए पर यूनिट, 16,000 माइनस पर यूनिट खर्चा कितना आता है उस यूनिट को, उस चीज को बनाने में 9,000। कैलकुलेट करें, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। चलें तब तक मैं करता हूँ 50 मिलियन डिवाइडेड बाय 16,000 माइनस 9,000, 7143 तो नहीं आ रहा, 7142.8 यूनिट्स हैं। अब जाहिर सी बात है हम 0.8 यूनिट तो नहीं बना के बेच सकते, आधा यूनिट तो नहीं, तो जाहिर सी बात है हमें राउंड अप करना पड़ेगा, हमें 7143 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तो ही हमारा, चेक करें 7143 यूनिट्स, हमारा इतने यूनिट्स हम बेचेंगे तो हमारा ब्रेक इवन होगा, वरना नहीं होगा। अगला सवाल पहेली, एक फैमिली मेंबर 15 साल छोटा है दूसरे फैमिली मेंबर से। इस तरह की पहेलियां हम किस तरह सॉल्व करते हैं? एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हैं और लीनियर इक्वेशंस बना लेते हैं तो हमारा सवाल सॉल्व होता है। क्या हमने इक्वेशन बनाई, एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर से 15 साल छोटा है, यानी कि पहले फैमिली मेंबर की एज में 15 साल ऐड करो तो वो अगले फैमिली मेंबर के बराबर होगा। अच्छा आगे पढ़ते हैं। 3 टाइम्स द एज ऑफ फर्स्ट फैमिली मेंबर, जो छोटा बंदा है उसकी एज का 3 गुना कर लो, प्लस ट्वाइस द एज ऑफ द सेकेंड फैमिली मेंबर प्लस 2y, क्या बनता है? टोटल बनता है 80 ईयर्स। ऐसा करें, एज निकाल लें। लीनियर इक्वेशंस हमने बना ली, अब हमने x और y निकालना है। कैसे निकालना है? 3 तरीके आपको याद होंगे, कैलकुलेटर भी, सब्स्टिट्यूशन भी और वो भी कैलकुलेटर से करते हैं। इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा कैलकुलेटर फॉर्म में लाने के लिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -15। अब लिखिएगा कैलकुलेटर पर x1 y -1 और कांस्टेंट -15, जबकि दूसरी इक्वेशन में x3 y2 और कांस्टेंट 80। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 25। तसल्ली कर लेते हैं क्या वाकई हमने पहली सही सॉल्व कर ली। पहला हिंट क्या था? एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर से 15 साल छोटा है। क्या 25 साल वाला बंदा वाकई 10 साल वाले से 15 साल बड़ा है? हाँ जी, 10 + 15 होता है 25। बात सही हो गई। नेक्स्ट हिंट थी कि छोटे वाले की एज का 3 गुना करो, यानी कि 3 × 10 = 30।
प्लस बड़े वाली एज का डबल कर दो, 25 साल वाले बंदे की एज को डबल कर दो तो मिला के 80 बनेगा। क्या 30 प्लस 50 80 होते हैं? हाँ जी होते हैं। हमने ये पहली भी सही सॉल्व कर ली। कैसे की? कैलकुलेटर के थ्रू भी की और हम इसे किसी लंबे रूट से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि पेपर में ये पेपर फोकस रिवीजन है तो हम यहाँ कैलकुलेटर पे फोकस करें। ये चेक करें, बुक का आंसर भी ठीक है, x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 25। ले जी, हमने चैप्टर पूरा कर लिया और हमारे पास कितना कोई टाइम पड़ा है? हमारे पास अभी भी आधा घंटा पड़ा है। आधा घंटा कुछ सवाल करते हैं और फिर जो आखिरी 5 मिनट रह जाएंगे उसमें हम रिवीजन वाला पेज देखेंगे जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक पेज पे समराइज करने की कोशिश की है। अब चूंकि टाइम थोड़ा कम है इसलिए हम हर सवाल नहीं करेंगे, जो हमें थोड़े से मुश्किल सवाल देखने में लग रहे होंगे हम वो करेंगे। पहला ये कह रहा है कि अगर पहली इक्वेशन ये है तो दूसरी इक्वेशन ये है तो 5x + 2y निकाल लें। आसान सा सवाल है, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। x और y की जो वैल्यू आए वो इन दोनों में पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा सवाल, ये जब पहली लग रही है ये जरा सॉल्व करते हैं। जैन x साल का है और इसकी बहन इफ्रा 5x - 12 की है। अगर इफ्रा जैन से डबल है तो इफ्रा की एज बता दें। क्या करेंगे हम? जैन की एज है x, इफ्रा की एज है 5x - 12। अच्छा, गिवन दैट इफ्रा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन, इफ्रा की एज को डबल कर लें, उससे क्या फायदा होगा? तो बता दें जैन की एज क्या है। हमने कहा कि x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5x - 12। अब क्या करें? x इज इक्वल टू 10x - 24। क्या हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की? इफ्रा जैन की x है, इफ्रा की 5x - 12 है। इफ्रा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन। एज ऑफ इफ्रा हमने बतानी है, जैन की एज हमारे पास x है। तो ये अब हमारे पास क्या बना? 5x - 12, 5x - 24, 10x - 24। इधर अब हमने क्या करना है? आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है। इफ्रा बड़ी है कि जैन बड़ा है? इफ्रा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज जैन। हमें जैन की एज को डबल करना था तो इफ्रा के बराबर होता है। 2 हमसे गलत जगह लग गया, सॉरी अबाउट दैट। जैन की एज को डबल करो तो इफ्रा के बराबर होगा। इफ्रा जैन से डबल बड़ी है। 2x इज इक्वल टू 5x - 12। अब क्या करें? 2x - 5x इज इक्वल टू -12, -3x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू 3 4 12। जैन 4 साल का है। अब वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई इफ्रा जैन से डबल बड़ी है। 5 × x - 12, 5 4 20 - 12। इफ्रा की एज है 8। क्या वाकई इफ्रा जैन से डबल बड़ी है? हाँ जी, जैन 4 साल का है, इफ्रा 8 साल की है। नेक्स्ट, साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल दें। कैलकुलेटर पर दोनों वैल्यूज लिखे हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी इजी सवाल है, हम कोई नहीं देख रहे। नेक्स्ट मजे का सवाल याद करें, कल मैंने आपको सिखाया था टाइप 1 और टाइप 2। मैंने कहा था कुछ सवाल सीधे तरीके से सॉल्व होंगे लेकिन सेकंड तरीके से टाइप 2 से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये टाइप 2 से करूंगा थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए। सवाल मजे का है, जरा इसकी जो वर्डिंग है उस पर गौर कीजिए। 10 साल पहले अब्बा जी अपने बेटे से 4 गुना बड़े थे। लिख लेते हैं। मैंने लिखा अलिफ मद्दा जीम आज से 10 साल पहले अब्बा जी बेटे से 4 गुना बड़े थे। अगर अब्बा जी थे फॉर एग्जाम्पल x, 4x थे तो बेटा x था। अब्बा जी बेटे से 4 गुना ज्यादा बड़े थे। फिर क्या कहा सवाल ने? सवाल ने कहा 10 ईयर हेंस, आज से 10 साल बाद क्या होगा? अब्बा जी अपने बेटे से डबल बड़े होंगे। अगर बेटा x है तो अब्बा जी 2x होंगे। ऐसा करें, बता दें अब्बा जी की आज क्या एज है। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? 50-20। 50-20 क्या मतलब? 50-20 का आज से 10 साल पहले बेटा कितने का होगा? 10 साल का। अब्बा जी कितने साल के होंगे? 40 के। क्या वाकई 10 का 4 गुना 40 होता है? होता है। आधी बात तो सही हो गई। अब बाकी आधी चेक करते हैं।
आज से 10 साल बाद बेटा कितने साल का होगा? अगर आज 20 का है तो 10 साल बाद 30 का हो जाएगा। अब्बा जी 10 साल बाद कितने के होंगे? 60 के। क्या 30 का डबल 60 नहीं होता? लो जी, हमारा तुक्का लग गया, पहले ही ऑप्शन ठीक है, लेकिन दिल की तसल्ली। ऑप्शन बी, अब्बा जी आज 60 साल के हैं, बेटा 20 साल का है। 60 कॉमा 20। आज से 10 साल पहले अब्बा जी 50 साल के होंगे, बेटा 10 साल का होगा। क्या 10 का 4 गुना 50 होता है? नहीं, ऑप्शन बी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी ट्राई करें, 35 और 25। 35 और 25 हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? 55 होगा। 10 साल की उम्र में कैसे अब्बा जी बन गए? 55,25। अब आज से 10 साल पहले बेटा 15 साल का था, अब्बा जी 45 साल के थे। क्या 15 का 4 गुना 45 होता है? नहीं। टाइप 2 से हमारे सवाल ज़्यादा इजीली सॉल्व हो गया। टाइप 1 से मैं इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़ती हैं, वहाँ ज़्यादा टाइम लगता, तो इस तरह के कुछ सवाल टाइप 2 से ज़्यादा इजीली हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन था 50 साल और 20 साल। आगे चलें। दो नंबर ऐसे हैं कि ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। देखने में तो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देख लेते हैं किस तरह से हैं वो दोनों नंबर कि ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर हम x को अज्यूम कर लेते हैं। ट्वाइस x यानी कि 2 टाइम्स x एक्सीड्स माइनस उसमें करो स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या? 18। और सेकेंड इक्वेशन, 1/3 ऑफ स्मॉलर 1/3y, स्मॉलर y था याद रखिएगा, एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर प्लस 1/5x क्या बनेगा? बनेगा 21। ऐसा करें, नंबर निकालने, कैलकुलेटर जिंदाबाद, वैल्यूज तो पुट करें। x2 y माइनस 2 कॉन्स्टेंट 18, x 1/5 y 1/3 कॉन्स्टेंट 21। हाँ जी कैलकुलेटर्स ऑनलाइन वालों, 2 माइनस 2 18, 1/5 1/3 और 21। मेरा कैलकुलेटर कह रहा है 45 और 36। क्या 45 और 36 कोई आंसर है? चेक करें, 45 और 36 आंसर है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दें इन दो लाइनों का। कैलकुलेटर पे आप दोनों इक्वेशंस लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, वेरी इजी। एक मैन्युफैक्चरर 30,000 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट देता है, 10,000 रुपए वेरिएबल कॉस्ट लेता है। अगर सेलिंग कॉस्ट ईच टेबल इज 15,000, तो बताएं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 है, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 15,000 की एक चीज बिकती है, डिवाइडेड बाय 15,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 10,000। 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 6,000, सॉरी 6 यूनिट्स शुड बी आवर आंसर। क्या 6 यूनिट्स कोई ऑप्शन है? हाँ जी 6 यूनिट्स कोई ऑप्शन है। आगे चलते हैं। कंपनी सेल्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, टोटल खर्चा दोनों का मिला के 1.5 लाख है। टोटल खर्चा नहीं, सॉरी प्रॉफिट, यानी कि 4x यानी कि 4a प्लस 10b इज इक्वल टू 1.5 लाख। और फिर आपके पास दूसरी रेशियो गिवन है कि a और b की प्रॉफिट रेशियो है 1.5:1, यानी कि b को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो वो a के बराबर होगा। दोनों इक्वेशंस क्रिएट कर लें, 4x प्लस 10b इज इक्वल टू 1.5 लाख और 1.5b इज इक्वल टू a। वैल्यूज पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सना साहिबा ने 1800 रुपए बांटे अपने 3 भाइयों के बीच में। इस तरह के एटलीस्ट 150 तो सबको मिला है। 1800 रुपए बांटे गए, एटलीस्ट 150 अगर 3 भाई हैं, दोनों को 150 मिला है, तो तीसरे वाले को रिमेनिंग अमाउंट मिली होगी। तो 1800 माइनस 300 1500। अब सवाल हमसे चाहता क्या है? सवाल कह रहा है बता दो कि एक भाई को मैक्सिमम कितना दूसरे भाई से ज्यादा मिला होगा। तो अगर एक भाई को मैक्सिमम 1500 मिला है और एक भाई को मिनिमम 150 मिला है, 1500 माइनस 150 1350 शुड बी आवर आंसर। ये लें ऑप्शन बी 1350। नेक्स्ट, एक मैन्युफैक्चरर
के पास 3 प्रोडक्शन वर्कर्स काम करते हैं 8 घंटे रोजाना, ताकि वो बना सकें 12 यूनिट्स। लिख लेते हैं वरना हमें भूल जाएगा। हाँ जी, 3 प्रोडक्शन वर्कर्स, 3 ऊपर में लिख दिया W, 8 घंटे काम करते हैं 3 × 8 आवर्स। ये 3 वर्कर्स 8 घंटे काम करके क्या कारनामा करते हैं? 12 यूनिट्स बनाते हैं। यानी कि इस फैक्ट्री में कितना काम हुआ होगा टोटल? 3 × 8 = 24। 24 घंटे काम करके इन लोगों ने 12 यूनिट्स बनाए हैं। यानी कि 2 घंटे काम करो तो 1 यूनिट बनता होगा। आगे चलते हैं। What can be the, नहीं मैं कुछ और पढ़ रहा हूं। How many hours will this manufacturer need to operate if one worker leaves the company and total 16 यूनिट्स बनाने हैं? क्या चेंज आया? उसने कहा 16 यूनिट्स टोटल बनने चाहिए और एक वर्कर छोड़ के चला गया। पहले 3 थे तो अब 2 हैं, तो कितने घंटे काम करेंगे दोनों बंदे मिलके? अब हमें पता है कि अगर 12 यूनिट्स बनाने के लिए 24 घंटे काम हुआ था तो डबल हमें घंटे चाहिए। 16 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 32 घंटे चाहिए टोटल। तो 32 घंटे काम करना है 2 बंदों ने मिलकर। 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 32 आ जाए? तो 2 × 16 = 32। वो 2 बेचारे जो वर्कर्स हैं वो 16 घंटे काम करेंगे तो 16 यूनिट्स बना सकेंगे। ऑप्शन शुड बी 16 घंटे। नेक्स्ट, फिर पहेलियां आ रही हैं। एक कंपनी के पास टोटल बजट है 1,05,000 का कि उससे मेजें खरीदे, कुर्सियां खरीदें। कॉस्ट ऑफ ईच टेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ अ चेयर। एक जो मेज है वो एक कुर्सी से डबल ज्यादा महंगी है। अच्छा, लिख लेते हैं। टेबल्स और चेयर्स का आपस में क्या रिश्ता है? चेयर्स की प्राइस को डबल करो तो वो टेबल्स के बराबर होंगी। और टोटल आपके पास बजट है 1,05,000 का और कंपनी चाहती है कि उसके पास कम से कम 3 टेबलें हैं और 15 चेयर्स हों। कैसे हम ये बजट यूज करें और कितना ज्यादा खर्चा होगा एज कंपेयर टू टेबल्स? कुर्सियां खरीदने में, मेजें खरीदने के मुकाबले में कितना खर्चा ज्यादा या कम होगा, अभी पता लगा लेते हैं। 1,05,000 में आपने कितनी कुर्सियां मेजें खरीदनी है? 3 टेबलें, 15 चेयर्स। 3 × T प्लस 15 × चेयर्स। अब गड़बड़ हो गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल्स आ जाए ना तो गड़बड़ हो जाती है। हमारे पास एक वेरिएबल अननोन हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करें? हमें पता है T = 2C। एक टेबल 2 चेयर्स के बराबर है। हमने अगला स्टेप लिखा 1,05,000 = 3 × C, T की वैल्यू 3 × 2C प्लस 15C। 1,05,000 = 6C प्लस 15C। 1,05,000 = 21C। निकालें C क्या आता है? 1,05,000 डिवाइडेड बाय 21। 5,000 = C। हमारे पास चेयर्स की प्राइस आ गई। क्या हमारा सवाल सॉल्व हुआ? नहीं, अभी नहीं सॉल्व हुआ। सवाल कहता है कि बताओ कितना खर्चा ज्यादा हुआ होगा बाइंग चेयर्स एज कंपेयर टू टेबल्स। कुर्सियां खरीदने में कितना ज्यादा खर्चा हुआ होगा? टोटल आपने कुर्सियां खरीदी कितनी है? 15। एक कितने की है? 5,000 की। कितना खर्चा किया कुर्सियां खरीदने में? 75,000 माइनस कितनी मेजें खरीदी? 3। एक मेज कितनी थी? अगर चेयर एक 5,000 की है तो मेज 10,000 की होगी। 10,000 × 3 30,000 का आपने खर्चा किया मेजें खरीदने में। 75,000 माइनस 30,000 45,000 शुड बी आर करेक्ट आंसर। क्या 45,000 की ऑप्शन है? हाँ जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक रेस्टोरेंट सेल करता है 120 रुपए की फ्राइज, 200 रुपए के बर्गर और 250 रुपए के सैंडविच। तीनों चीजें हम नोट कर लेंगे। प्रॉफिट 1/3 है सेलिंग प्राइस का। अगर सेलिंग प्राइस 120 थी उसका 1/3 क्या होगा? 4 × 3 = 12 आपके पास आ जाएगा 40 रुपए।
प्रॉफिट ऑन बर्गर इज 60 रुपए, मोर देन द प्रॉफिट ऑन फ्राइज। अगर 40 रुपए उसका प्रॉफिट है तो उसमें 60 ऐड कर दें, 100 रुपए उसका प्रॉफिट होगा। और सैंडविचेस का प्रॉफिट है 125 गुना ऑफ द प्रॉफिट ऑन बर्गर्स। अगर पिछले का प्रॉफिट 100 रुपए था तो इसका 125 होगा प्रॉफिट। ऐसा करें 5 फ्राइज, 10 बर्गर, 15 सैंडविचेस का लगा दें। बहुत ईजी है, आपने जस्ट प्रॉफिट की वैल्यूज मल्टीप्लाई करनी है नंबर से, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इससे हम सॉल्व कोई नहीं कर रहे। नेक्स्ट, एक बंदा बाय करता है 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर ₹950, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्या बात है, उसमें 5% डिस्काउंट इंक्लूडेड था अगर 10 से ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाएं। यानी कि जो उसने 950 रुपए का खर्चा किया, डिस्काउंट मिला के 950 है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल प्राइस। क्यों टोटल प्राइस? क्योंकि एक बंदा 5 यूनिट्स खरीदना चाहता है, तो अगर आपको डिस्काउंट 10 से ज़्यादा यूनिट्स में मिलना है तो 5 यूनिट्स पे तो आपको डिस्काउंट कोई नहीं मिलेगा, तो हमें डिस्काउंट के बगैर वाली प्राइस चाहिए। अब हम वो कैसे निकालें? भी पता निकल आती है। ऐसे मौके पे हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 950 किसी प्राइस का परसेंटेज है। 950 डिवाइडेड बाय, हम चाहते हैं कि 950 अपनी ओरिजिनल प्राइस पे वापस आ जाए। 950 डिवाइड बाय 0.95, 1000 विदाउट डिस्काउंट प्राइस 1000 रुपए थी। अब 1000 रुपए की थी और अब उसने कितने यूनिट्स खरीदे? उसने 20 यूनिट्स खरीदे। एक यूनिट कितने का है? 50 का। सवाल हमसे चाहता क्या है? ऐसा करो, पर यूनिट कॉस्ट बता दो। हम कहेंगे कि यार एक यूनिट विदाउट डिस्काउंट 50 रुपए का है। इस सवाल को सॉल्व करने का एक और तरीका भी था, वो भी जरा देख लेते हैं। उसने 950 के यूनिट्स खरीदे 20, लेकिन उसमें डिस्काउंट इंक्लूडेड था। एक यूनिट कितने का पड़ा उसे? 950 डिवाइडेड बाय 50, आपके पास आएगा 47.5। 47.5 में डिस्काउंट इंक्लूडेड है, मैं नहीं चाहता इसमें मुझे डिस्काउंट मिले। डिवाइडेड बाय 0.95 इज इक्वल टू 50। पर यूनिट कॉस्ट आपके पास दोनों तरीकों से 50 ही आएगी। अब्बा जी अपने बेटे को पॉकेट मनी देते हैं। बेटा 30% जो है वो बचा लेता है, सेव कर लेता है, कहीं संभाल लेता है, और बाकी जो है वो खर्च कर देता है। विथ स्पेंडिंग ऑन सैटरडे एंड संडे बीइंग ट्वाइस दैट स्पेंट ऑन अदर डेज ऑफ द वीक। सैटरडे संडे को तो याशी प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी खर्चा करता है, डबल खर्चा करता है। अगर टोटल सेविंग्स 420 है तो सैटरडे को उसने कितना खर्चा किया? हमें क्या गिवन है, हमारे पास क्या नहीं गिवन है? हमें ये गिवन है कि 30% वो स्पेंड करता है और 40% 420 रुपए है किसी टोटल अमाउंट का। 30% 420 उसने सेव किए टोटल अमाउंट में से। हम चाहते हैं टोटल अमाउंट निकला है, कैसे निकलेगी? 420 डिवाइड बाय 0.3 आएगा आपके पास 1400। 1400 वो टोटल अमाउंट थी जो उसके अब्बा जी उसे देते थे, जिसमें से उसने 420 सेव किए और बाकी खर्च कर दिए। कितने खर्च किए होंगे? 420 1400 में से माइनस किया, आपके पास आया होगा 980। 980 रुपए उसके पास है उजाड़ने के लिए, वो 980 रुपए खर्च कर सकता है। अब किस हिसाब से वो खर्च करेगा? रोजाना वो खर्च करेगा, लेकिन सैटरडे संडे को उससे डबल करेगा। कैसे? मंडे को x, ट्यूसडे को x, वेडनेसडे को x, थर्सडे को x, फ्राइडे को x, सैटरडे को 2x डबल खर्चा, प्लस संडे को डबल खर्चा 2x इज इक्वल टू 980। करें कैलकुलेट। 9x इज इक्वल टू 980, 980 डिवाइडेड बाय 9, 108.88 है आपके पास x, यानी कि एक दिन का खर्चा। क्या हमारा सवाल सॉल्व हो गया? नहीं। वो ये नहीं कह रहा कि रोजाना का खर्चा निकाल दो, वो कह रहा है कि बताओ सैटरडे का खर्चा क्या होता है। तो सैटरडे को रोजाना से डबल खर्चा होता है। जो भी आंसर है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। 217.77 क्या कोई ऑप्शन है? हाँ जी, 217.78 शुड बी आवर बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, कह रहे हैं इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है? चारों बारी बारी सॉल्व कीजिएगा, आपके पास निकल आएगा कौन सी ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर कौन सी वाली लाइन है जो वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाली लाइन।
चूंकि ये जितने ज़्यादा हम यूनिट्स बनाते चले जा रहे हैं उतनी ज़्यादा ऊपर चली जा रही है। जबकि इससे अगला विच लाइन रिप्रेजेंट्स फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाली सी, सीधी लाइन है। आप 1 यूनिट बनाए, आप 15,000 यूनिट्स बनाए, आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है, आपका टोटल जो बिल है या जो आपका मंथली रेंट है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1000 पे और रुपीज इतने पे इतना खर्चा हुआ। ऐसा करें, इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दें, निकाल लेते हैं। अब यहां हमें सोचना चाहिए कि x क्या और y क्या है। x y जो चीज़ हमारे हाथ में, हमारे हाथ में क्या है कि हम 100 रुपये इन्वेस्ट करें या 20 रुपये इन्वेस्ट करें। तो x2 आपके पास हो जाएगा 100 रुपये, x1 आपके पास क्या हो जाएगा 20 रुपये। न्यूमरेटर में y2 माइनस y1, जब आपने 100 रुपये यानी कि x2 लगाया था तब आपको 1000 रुपये मिले। नहीं, एक मिनट, हम ऑपोजिट पढ़ रहे हैं। 1000 रुपये खर्च करो तो 100 रुपये मिलता है और 90 रुपये खर्च करो तो 20 रुपये मिलता है। ये तो हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा आपस में स्विच हो गया। x2 हमारा है 1000 रुपये, हमने 1000 रुपये खर्च किए तो हमें क्या मिला, y2 100 रुपये, माइनस x1 क्या था, हमने 90 रुपये खर्च किए तो हमें मिले 20 रुपये। यहां अगर हमने रट्टा लगाया होता ना कि x छोटा होता है और y बड़ा होता है तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता। तो हमने कॉन्सेप्ट की बेस पे सवाल थोड़ा सही करने की कोशिश की है कि यार 1000 रुपये हमारे हाथ में था, हम 1000 रुपये खर्च करें तो हमें इतना मिलेगा और हम 90 रुपये खर्च करें तो हमें इतना मिलेगा। ऐसा करो, इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल दो। हमारे पास क्या कुछ निकल आया, हमारे पास निकल आया y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इससे हम क्या निकालेंगे, हम स्लोप निकालेंगे। 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 90। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। आपके पास स्लोप आ गई m इज इक्वल टू 8/91। अब हम चाहते हैं क्या है, हम चाहते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट निकला है। हमारे पास स्लोप भी आ गई, हमारे पास और क्या कुछ गिवन है, हमारे पास ये भी गिवन है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास क्या है वो नहीं गिवन, कोई बात नहीं। और जो हमारे पास फिगर्स है वो लिख लेते हैं। y 100 रुपये हमारा खर्चा हुआ था प्लस a क्या है हमें भी नहीं पता लेकिन हमें स्लोप पता है, प्लस b 8/91 इंटू x क्या था, हमने कितना पैसा खर्च किया तो हमें 1000 मिला था, हमें मिला था 1000 रुपये हमने खर्च किया था। इससे अब मजीद सॉल्व करें, हमारा a निकल आएगा। कैसे हम करेंगे, सॉरी ये इज इक्वल टू है 100 इज इक्वल टू a प्लस 8000/91। अब क्या करें मजीद, हम चाहते हैं हमारा a निकला है 100 माइनस 8000 डिवाइडेड बाय 91। हमारे पास a आ रहा है 12.08। आई थिंक हमने सवाल की वर्डिंग में कोई गड़बड़ कर दी है, हम सवाल से ऑप्शन से दूर जाते चले जा रहे हैं। स्टिल कोई बात नहीं, 5 मिनट पढ़ें, एक सवाल का एक दफ़ा और देखते हैं, नहीं तो फिर इससे आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिएगा दोबारा। लेट्स सी हमने किधर इस सवाल की वर्डिंग सही नहीं पढ़ी। उस सवाल ने हमें कहा कि 1000 रुपये इन्वेस्ट करो तो आपके पास बनता है 100 रुपये और 90 रुपये इन्वेस्ट करो तो आपका बनता है 20 रुपये। ऐसा करें, इक्वेशन बना दें। हमारे पास क्या कुछ गिवन है, हमारे पास सिर्फ x1 x2 और y1 y2 गिवन है और हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन के केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। 2 पॉइंट्स के केस में हमें चैप्टर 2 ने, यूनिट 2 ने भला क्या बताया था, यूनिट 2 ने हमें बताया था फॉर्मूला, याद आया
y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1। हम स्लोप का फॉर्मूला लगाए थे, हमें फॉर्मूला तो ये लगाना चाहिए था x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हमारी जो वैल्यूज हैं वो सही आएंगी। स्टिल एक दफा ध्यान से लिख लेते हैं कि कौन सी चीज x1 है, कौन सी चीज x2 है। 1000 हमारा था x1 और उसके बदले हमें जो पैसे मिले थे y1 हमें मिला था ये। 90 था हमारा x2 और उसके बदले हमें पैसे मिले थे y2 इज इक्वल टू 20 रुपए। वैल्यूज पुट करते हैं। y माइनस y1 यानी कि y माइनस 100 डिवाइडेड बाय y2 20 माइनस y1 क्या है अभी भी 100 इज इक्वल टू x माइनस x1 1000 डिवाइडेड बाय x2 90 माइनस x1 क्या है 1000। ले जी, इसे बस सॉल्व करना है। बेशक इसकी पिक्चर ले लें, बेशक इसे नोट कर लें, इसे सॉल्व आप आगे जाके कर लीजिएगा। हमारी क्लास के आखिरी 2-3 मिनट रहते हैं तो एंड पे हमने कहा था कि हम रिवीजन वाला पेज देखेंगे कि 1-2 मिनट में हमने पूरा चैप्टर अगर रिवाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे। अभी देख लेते हैं। चैप्टर 1 क्या कुछ पढ़ा हमने? डेफिनेशंस पढ़ी एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस क्या होते थे हमारे पास? एक्सप्रेशन होता था कि टर्म्स के बीच में अगर आप ऑपरेशंस लगा दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाते थे। ऑपरेशंस क्या होते थे? प्लस माइनस वगैरह। वेरिएबल क्या होते हैं हमारे पास? एक्स वाई जी, वो चीज़ें जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। कोएफिशिएंट क्या होता है? वो वाले नंबर जो कि साथ अटैच होते हैं किसी वेरिएबल के। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वो बेचारे अकेले नंबर, जैसे सवालों में आया था +15 +20, वो नंबर जिसके साथ कोई जो है कोएफिशिएंट वगैरह ना हो। डिग्री ऑफ इक्वेशन चैप्टर 1 में क्या हमने पढ़ा? हमने कहा कि हम लीनियर इक्वेशंस के साथ भावताव कर रहे हैं तो लीनियर इक्वेशंस की डिग्री हमेशा 1 होती है। फिर हमने देखा टाइप ऑफ वेरिएबल्स क्या होता है? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। आपके अमाल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। रिकॉर्डिंग चलती रहे, नजर तो आ ही रहा होगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी जो रिकॉर्डिंग नहीं है, आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके अमाल है। डिपेंडेंट वेरिएबल उनके अमाल का जो है वो सिला है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए आपके पास कांस्टेंट है, b आपके पास स्लोप है और x आपके पास वेरिएबल है। कार्टेशियन प्लेन कॉन्सेप्ट। कार्टेशियन प्लेन कौन सा वाला प्लेन होता है? वो जो एक हम बनाते हैं 2 लाइनें, x एक्सिस की, y एक्सिस की, बीच में ओरिजिन होता है। हमने उसमें 4 तरह के क्वाड्रेंट्स भी देखे थे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। तो हमारे पास एमसीक्यू में अगर आता है कौन से क्वार्टर में क्या चल रहा है तो वो हम देख सकते हैं। फॉर्मूलाज फॉर डिस्टेंस इन कार्टेशियन प्लेन, 2 तरह के फॉर्मूलाज हमने डिस्टेंस के भी देखे थे कि अगर आपसे ओरिजिन से लेके किसी पॉइंट तक का डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, और आपके पास 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट हमने कर लिया। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह का होता है? स्ट्रेट लाइन होती है। एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होते हैं? एक्स को 0 कर दो तो वाई इंटरसेप्ट निकल आता है, वाई को 0 कर दो तो एक्स इंटरसेप्ट निकल आता है। इंटरसेप्ट फॉर्म वाई की क्या होती है? हमें याद है वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। लीनियर इक्वेशंस किस तरह सॉल्व होती हैं? 3 तरीकों से। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस कर दो। और तीसरा हमारा फेवरेट, कैलकुलेटर जिंदाबाद। टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल कॉस्ट होती है आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? वेरिएबल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी कि कितना के बेची चीज माइनस कितना पैसा खर्च हुआ उस चीज को बनाने में। और आखिरी हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था ब्रेक इवन पॉइंट, वो वाला पॉइंट जहां आपका ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, टोटल जो आपके पास है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन से आपका निकल आता है ब्रेक इवन पॉइंट। होपफुली चैप्टर 1 की अच्छी रिवीजन हो गई होगी। कल मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, तब तक अल्लाह।